Hello everyone, welcome to my YouTube channel AB Verse. Part 4 of Secret Billionaire Revenge Chapter 26, सिंह और राजावत के बीच झगड़ा। अगली सुबह 9 बजे अभय अपने टेबल पर नाश्ता कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो मानव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक कर स्पीकर पर कर दिया। अभय, मैंने तुम्हारे लिए न्यू असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया। मुझे डैड ने काम के लिए बुलाया है। मैं 2 दिन के लिए बैंक जा रहा हूँ। मानव ने तुरंत बिना रुके कहा। अभय उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। खत्म होते ही, ठीक है, डिटेल्स भेज दे। और आज के मीटिंग के बारे में पता है न उसे? अभय ने खाते हुए। हाँ, मैंने उसे कल ही सब समझा दिया था। वो आज आ जाएगा ऑफिस, मानव कहता है। अच्छा, चल, अपना ख्याल रखना, अभय ने कहा। तू भी ख्याल रखना और अभी कुछ दिन शांत रहना, मानव ने कहा। अभय ने कॉल कट कर दिया और अभय फिर खाना खाने लगा। राणा पैलेस, सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। पूरी फैमिली थी वहां पर और टेबल नाश्तों से सजा हुआ था। डैड, मैं क्या कहता हूँ, टीना भी राणा टेक्सटाइल्स में काम करे तो कैसा रहेगा? प्रकाश ने कहा। बिल्कुल नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकती। इतना ही काम करने का शौक है तो अपने कंपनी में भेज दीजिए, काव्या ने सपाट लहजे में कहा। उसकी बात सुन प्रकाश, टीना और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया। तुमसे नहीं पूछा समझे, अपना मुंह बंद रखो, समझी? टीना चिल्ला कर कहती है। उसकी बात सुन काव्या टेबल पर हाथ मर कर खड़ी हो जाती है और गुस्से से, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? अपनी औकात में रहो, काव्या, प्रकाश चिल्ला कर बोलता है। इस समय टीना और उसकी माँ मन में ही मुस्कुरा रहे थे और उनको गुस्सा भी आ रहा था काव्या पर। मिस्टर प्रकाश, अपना गुस्सा किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, काव्या कहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से ऐसे बात करने की? प्रकाश ने कहा। उसकी बात सुन काव्या के ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, बाप और आप? उसने इतना ही कहा था कि एक कड़क आवाज के साथ जयसिंह ने चिल्ला के कहा, चुप हो जाओ दोनों। उसकी बात सुन दोनों चुप होकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। कौन कहा काम करेगा या नहीं वो मैं तय करूंगा, समझे? और मैं, टीना राणा टेक्सटाइल्स में काम नहीं करेगी। पर डैड, प्रकाश ने इतना ही कहा था। उसकी बात को बीच में कटते हुए जयसिंह कहा, मैंने एक बार जो कहा वही होगा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, समझे? इतना बोल वो उठकर चले गए। इस समय काव्या के चेहरे पर जंग जीतने जैसी खुशी थी, वही प्रकाश, टीना और उसकी माँ के चेहरे पर मायूसी थी और वो सभी काव्या को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। वही काव्या खुशी से खाना खा रही थी। एपी टेक्सटाइल्स के सीईओ के ऑफिस में अभय बैठा अपना काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अभय ने आ जाओ कहा। तभी केबिन का दरवाजा खोल एक 26 साल का व्यक्ति अंदर आया। उसने अभी वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी थी, हाथ में घड़ी पहनी थी और एक फाइल पकड़ रखा था। गुड मॉर्निंग सर, ईएम भुवन मल्होत्रा आपका न्यू पा। भुवन अभय से बोला। उसकी आवाज़ सुन अभय ने अपना सर उठाकर उसे देखा। गुड मॉर्निंग भुवन, तुम्हें मानव ने सब समझाया है ना? अभय ने पूछा। जी सर, उन्होंने सब बता दिया है। ये रही मिस्टर डेविड के साथ मीटिंग की पूरी डिटेल्स, भुवन ने फाइल अभय के ओर देते हुए कहा। अभय ने उस फाइल को लिया और देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद अभय ने कहा, गुड, अच्छा काम किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मीटिंग कितने बजे है? अभय ने भुवन से पूछा। सर, मीटिंग 2 बजे थी पर मिस्टर डेविड ने वो 1 बजे कर दी है। वो हमसे और राणा टेक्सटाइल्स के सीईओ से एक साथ मीटिंग करना चाहते हैं, भुवन ने अभय को जवाब देते हुए कहा। ऐसा क्यों? वो हमसे एक साथ क्यों मीटिंग करना चाहते हैं? अभय ने पूछा। सर, वो उन्हें 3.30 की फ्लाइट से वापस जाना है, इसलिए वो एक साथ मीटिंग करना चाहते हैं, भुवन कहता है। औक, तुम तैयारी करो, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। और एक काम करना, शिंदे जी को मेरे कैबिन में भेज देना, अभय ने कहा। औक सर, बोल। भुवन वहां से चला गया और शिंदे सर को इन्फॉर्म कर अपने केबिन में चला गया। जैसे ही वो अपने कैबिन में गया, उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जेब से निकल कर देखा तो उसमें जान शो हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। गुड मॉर्निंग जान, कैसे याद किया? भुवन ने प्यार से कहा। उसकी आवाज़ में शहद जैसी मिठास थी। क्या बिना किसी कारण मैं तुम्हें याद नहीं कर सकती? सामने से लड़की ने नाराज भरी आवाज़ में कहा। अरे मेरी जान, नाराज क्यों होती हो? तुम जब चाहे मुझे याद कर सकती हो, मैं तुम्हारा ही तो हूँ, भुवन ने उसी अंदाज में कहा।
अच्छा ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है न ऑफिस में, इसलिए ऑल द बेस्ट बोलने के लिए कॉल किया था। ऑल द बेस्ट, लड़की ने कहा। थैंक्स मेरी जान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, बॉस ने एक काम दिया है वो कर लूँ, भुवन ने कहा। ठीक है, रात को बात करते हैं बाय जान, सामने वाली लड़की ने कहा। बाय जान, भुवन ने कहा और कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद भुवन ने लैपटॉप निकालकर काम शुरू कर दिया। राणा टेक्सटाइल्स काव्या अभी अपने चेयर पर बैठकर काम कर रही थी, उसके चेहरे पर सीरियसनेस था, वो अपने काम में पूरी तरह डूबी थी। कुछ समय बाद उसने अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन से एक कॉल किया। ऋतु मेरे केबिन में आओ, काव्या ने कहा और रख दिया, फिर अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ तो काव्या ने कम इन कहा। ऋतु डोर ओपन कर अंदर आई। गुड मॉर्निंग मैम, उसने काव्या को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग, अभी हमारी मिस्टर डेविड के साथ मीटिंग है, 1 बजे मीटिंग है सनशाइन होटल में, 10 मिनट बाद हम निकल रहे हैं, तुम जाके तैयारी करो, काव्या ने कहा। जी मैम, मैं जाती हूँ, ऋतु ने कहा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद काव्या फिर से अपने काम में लग गई। जयपुर मित्तल पैलेस, मित्तल फैमिली के सभी बड़े लोग हॉल में थे, वहाँ रचित और चंद्रकांत भी थे। सभी सोफे पर बैठे थे। वरदराज अपने हेड की चेयर पर बैठा था। दादा, क्या हम ऐसे ही किसी की धमकी से डर कर बैठ जाएंगे, चंद्रकांत ने गुस्से से कहा। अभी उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो कोई इरा गहरा आदमी नहीं है, अभय प्रताप है। प्रताप फैमिली का जो हमसे पैसों में ही नहीं पावर और रुतबे में भी बहुत आगे है, समझे, वरदराज ने कहा। डैड, आप एक कल के लड़के से डर रहे हैं जबकि पूरा राजस्थान हमारे मुट्ठी में है, फिर हम क्यों डर रहे हैं, कुलदीप ने पूरे रौब के साथ कहा। उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। हमारे पास सिर्फ राजस्थान है, उनका दबदबा पूरे देश में है, वो फैमिली अकेली पूरे संगठन के बराबर है, समझे, प्राइम मिनिस्टर भी उसके आगे झुकता है, वरदराज ने सभी को समझाया। दादा, अगर वो इतना ही पावरफुल है तो हमें लगता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, उन्होंने हमें एक मौका दिया है, रचित बोलता है। पर डैड, उसने हमें मरने की धमकी दी है, कुलदीप घबरा के बोलता, क्योंकि उसे अब डर लग रहा था कहीं उसके डैड पीछे हट गए और अभय ने उन्हें मार दिया तो क्या होगा। उसने हमें नहीं, जिसने उसके परिवार को मारने में साथ दिया था उसे मरने की धमकी दी है, वरदराज ने कहा। पर क्या आप मुझे और भाई शाह को मरने देंगे, कुलदीप ने कहा। उसकी बातों में डर साफ था। मैं उससे बात करता, उससे माफ़ी मांगता, पर कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है तो हम क्या कर सकते हैं, वरदराज ने कहा। उनके चेहरे पर परेशानी, डर और बेबसी थी, क्योंकि उन्हें पता था वो कुछ नहीं कर सकते हैं। दादा, एक रास्ता है, रचित ने कहा। क्या रास्ता, जल्दी बोलो, कुलदीप ने उत्सुकता से पूछा। बोलो रचित बेटा, क्या रास्ता है, हंसराज भी उत्सुकता से पूछता है। डैड, हम उस तक नहीं पहुंच सकते पर कुणाल बत्रा तो पहुंच सकता है, वो तो प्रताप ग्रुप का चेयरमैन है, अभी उसे जरूर पता होगा, रचित ने कहा। उसकी बात सुन सभी के चेहरे पर एक उम्मीद नजर आने लगी। तुमने सही कहा, उसे तो उसके बारे में जरूर पता होगा। इतना बोल वरदराज रुक गए। कुछ देर बाद कहा, एक काम करो, तुम अपॉइंटमेंट ले लो, हम उनसे मिलकर बात करते हैं। ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, रचित ने कहा और चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ चंद्रकांत बहुत गुस्से में था, उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली किसी से भीख मांगने वाली है, वो वैसे गुस्से में निकल गया। पूरे राजस्थान में ये खबर फैल गई थी कि सिंह फैमिली में प्रताप फैमिली से पंगा लिया है और उसके सबसे छोटे वारिस को मार दिया गया है। सिंह मैंशन सभी बैठे शोक मना रहे थे और सुमित की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। राजावत परिवार वही थे। कुछ समय बाद अंतिम संस्कार पूरा हुआ और सभी लोग जो आए थे चले गए, सिर्फ मोहन राजावत रुके थे। विराज ने मोहन को अपने स्टडी रूम में बुलाया। स्टडी रूम में आने के बाद दोनों बैठ गए। आगे क्या करना है, विराज मोहन ने पूछा। मुझे लगता है हमें संगठन में खबर भेज के उसे मरवा देना चाहिए, वो कितना भी पावरफुल क्यों न हो, संगठन उसे मार देगी, विराज ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। तुम्हारी बात सही है, हमने पहले भी ये किया है, 3 साल पहले उस समय प्रताप फैमिली ने अपनी ताकत छुपा दी थी अपनी फैमिली के लिए, पर इस बार उसके पास कुछ नहीं है, वो हमें जिंदा जला देगा, मोहन ने कहा। उसके चेहरे पर डर और परेशानी नजर आ रही थी।
तो हम क्या करें, ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। विराज ने झुझलकर गुस्से से कहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मोहन ने सफाई दी। क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मैं अपना परिवार खोने वाला हूँ, समझे? विराज ने गुस्से से कहा। मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं, उसमें तुम्हारा भी फायदा था, समझे? मोहन ने गुस्से में कहा। अंधा हो गया था मैं जो तुम्हारी बात मानी, लालच की पट्टी बंधी थी मेरे आंखों में। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, आज से हमारा रिश्ता खत्म, समझे? अब तुम जा सकते हो। विराज ने गुस्से मोहन से कहा। ये तुम गलत कर रहे हो विराज, वो सबको मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, देख लेना। मोहन ने कहा। उसे मैं देख लूंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन और तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, समझे? अब तुम जाओ यहाँ से, विराज ने कहा और हाथ जोड़ लिया। मोहन राजावत वहां से गुस्से से पैर पटकते हुए चला गया। वही ये सब कोई था जो बाहर खड़े सुन रहा था। वो सिंह मैंशन में सेरवेंट था। सब सुन वो वहां से चला गया और एक कोने में जाके किसी को कॉल कर दिया। कॉल पे होते ही सामने वाले ने कहा, बोलो क्या खबर है? सर, अभी अभी मोहन राजावत और विराज सिंह का झगड़ा हुआ है और विराज सिंह ने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिया है। गुड, अपना काम करते रहो, मैं बाकी देख लूंगा। इतना बोल उसने फ़ोन कट कर दिया। सेरवेंट अपने काम पर चला गया। इंदौर अभय अपने केबिन में बैठे हंस रहा था। उसकी हंसी बहुत डरावानी थी, अगर कोई होता देख डर जाता। फिर वो रुक गया। मोहन राजावत, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हारा साथ सब छोड़ दे और फिर मैं राजावत फैमिली को तड़पा तड़पा के मारूं। हा हा हा। अभय फिर हंसने लगा। आपको पता चल ही गया होगा कि सेरवेंट ने किसे कॉल किया था। जी हाँ, उसने अभय को ही कॉल किया था। अभय कुछ देर बाद किसी को मैसेज करता है। आप लोगों के मन में बहुत से सवाल होंगे कि आखिर ये संगठन क्या है, तो इसका जवाब आपको बाद में मिल जाएगा। आखिर अभय ने किसी मैसेज किया। सिंह फैमिली आगे क्या करेगी? राजावत फैमिली का क्या होगा? मित्तल फैमिली क्या अभय से बात कर पाएगी? कुणाल क्या मित्तल फैमिली से मिलेगा? कैसी रहेगी काव्या और अभय की फर्स्ट मीटिंग? चैप्टर 27, अभय की शर्त। अभय ने अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज भेज दिया। सभी के मन में ये जिज्ञासा होगी कि मैसेज किसको भेजा है। जयपुर सिंह पैलेस। विराज अपने स्टडी रूम में बैठा था, तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। विराज मोबाइल देखता है तो प्राइवेट नंबर था। वो मैसेज खोल पड़ता है तो उसके भौं में तन जाती है। वो गुस्से से फ़ोन फेंक देता है, फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मोहन राजावत, दिखा दी न तुमने अपनी औकात, विराज ने गुस्से से चिल्ला कर कहा। उसकी आवाज़ सुन बाकी लोग भी अंदर आ गए। क्या हुआ डैड, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? विराज के बड़े बेटे ने पूछा। तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पर गई। डैड, ये फ़ोन को क्या हुआ? उसने सवाल किया। ये सब छोड़ो, हम अभी के अभी इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, जल्दी करो, विराज ने कहा। वो बहुत घबराया हुआ था। डैड क्या हुआ है, बताइए तो सही, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बड़े बेटे ने पूछा। जानना है तो टीवी ऑन कर न्यूज़ देखो, पता चल जाएगा, विराज ने कहा। तो सभी हॉल में आ गए और टीवी ऑन कर न्यूज़ लगा दिया। न्यूज़ देख उनके होश उड़ गए। आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ थी जिससे विराज इंडिया छोड़ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जानना चाहते हो तो सुनिए। सभी न्यूज़ चैनल में एक ही न्यूज़ चल रही थी कि सिंह फैमिली ने ही प्रताप फैमिली पर हमला किया था। साथ सिंह फैमिली के सारे काले धंधे के बारे में न्यूज़ में बताया जा रहा था और राजावत फैमिली ने इसका खुलासा किया और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिया। न्यूज़ देखने के बाद सभी समझ गए और जाने की तैयारी करने लगे। 1:05 बजे इंदौर होटल सनशाइन रूम नंबर 504। अभी यहाँ एक टेबल के पास एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 होगी और दो लड़कियां जिनकी उम्र 26 के करीब थी बैठे थे। उन्हें देखकर लग रहा था वो किसी का वेट कर रहे हो। तभी रूम की बेल बजती है। ये होटल एक 5 स्टार होटल था। इसे हर रूम को बिल्कुल एक घर की तरह बनाया गया था। बेल की आवाज़ सुन उस 45 साल के व्यक्ति ने एक रिमोट उठाकर उसमें एक बटन दबा दिया। रूम का डोर खुल गया। जी हाँ, यहाँ पर डोर को रिमोट से ओपन किया जा सकता है। डोर ओपन होते ही अंदर दो लड़के आए। उनकी एज लगभग सेम थी। एक ने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसने अपने शर्ट को इन किया था। उसके लेफ्ट हैंड में वॉच थी। उसने कुछ फाइल पकड़ रखी थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था।
वही दूसरा व्यक्ति भी बहुत हैंडसम था। उसने एक बिजनेस सूट पहना था, हाथों में वॉच, आंखों में ब्लैक शेड्स पहने हुआ था। वो अंदर आके उस आदमी के पास गए। उनको देख दोनों लड़कियां देखती ही रह गई, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। हेलो मिस्टर अभय, उस 45 साल के व्यक्ति ने अपनी चेयर से उठकर बिजनेस सूट वाले लड़के की तरफ हाथ बढ़ा के कहा। हेलो मिस्टर डेविड एंड सॉरी फॉर लेट, अभय ने अपने बाएं हाथ से गॉगल्स निकाल के अपना राइट हैंड मिलाते हुआ कहा। मिस्टर डेविड कैन यू स्टार्ट मीटिंग प्लीज, काव्या ने बीच में कहा, जिससे अभय का ध्यान उसकी ओर गया और डेविड का भी। सॉरी मिस काव्या, प्लीज सिट मिस्टर अभय, लेट स्टार्ट मीटिंग, डेविड ने कहा तो अभय और भुवन वही बैठ गए। मीटिंग स्टार्ट हुई और अभय और काव्या दोनों ने अपने अपने प्लेन और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स डेविड को बताए। डेविड ने दोनों की बातों और प्लेन को अच्छे से समझा और कुछ देर तक सोचा। करीब 1 घंटे तक मीटिंग करने के बाद फाइनली कॉन्ट्रैक्ट काव्या को मिला। वो उससे बहुत खुश थी, पर अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। डेविड से कुछ बातें कर सभी वहां से चले गए। चारों आ रहे थे। अभय काव्या और ऋतु को इग्नोर कर रहा था, लेकिन काव्या की नज़र अभय पर ही थी और भुवन और ऋतु एक दूसरे को ही देख रहे थे और आंखों से इशारे कर रहे थे। तभी अचानक से काव्या की हिल होटल कारपेट में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी अभय उसका हाथ पकड़ लेता है। एक प्रोजेक्ट मिलने से आसमान में मत उड़ो, थोड़ा जमीन पर भी ध्यान रखो, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभय काव्या का हाथ पकड़कर कहता है। उसकी बात सुन काव्या का मुंह बन जाता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे, मैं ध्यान रख सकती हूँ, काव्या ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, अभय बोला और अगले ही पल काव्या जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। चलो भुवन, अभय बोलता है और दोनों निकल जाते हैं। यू इडियट, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, इसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम काव्या राणा नहीं समझे, काव्या चिल्ला कर कहती, पर अभय ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। ऋतु, उधर क्या देख रही हो, उठाओ मुझे, काव्या चिल्ला कर कहती है। ऋतु जो भुवन को प्यार से देख रही थी, उसकी आवाज़ सुन होश में आती है और काव्या के पास जाके उसको उठती है। फिर काव्या गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चल देती है। ऋतु भी उसके पीछे पीछे चल देती है। इधर अभय और भुवन अभय के कार में बैठे थे। भुवन ड्राइव कर रहा था और अभय पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर बैठा था। वहां काफी शांति थी। उस शांति को तोड़ते हुए भुवन बोला, सॉरी सर, मेरी वजह से हमें डील नहीं मिली। उसकी आवाज में मायूसी थी। चिंता मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने अपना बेस्ट दिया था, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, अभय ने कहा। जी सर, अगली मैं और मेहनत करूंगा, देख लेना आप, भुवन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वैसे लड़की अच्छी है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, अभय कहता है। कौन लड़की सर, भुवन घबराते हुए कहता है। वो ऐसे घबरा रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसकी हालत देख अभय मुस्कुरा देता है। ऋतु मित्तल की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है न, वैसे अच्छी चॉइस है, अभय बोला। उसकी बात सुन भुवन शर्मा जाता है। थैंक्स सर, भुवन बोला। सर जाना कहाँ है, तुम सीधा मेरे घर छोड़ दो और ऑफिस का काम देख लेना, अभय जवाब देता है। यस सर, भुवन बोलता है और कार अभय के घर की तरफ मोड़ देता है। दिल्ली मेहरा इंटरनेशनल बैंक मेन ऑफिस मीटिंग रूम में अभी MIB के सभी मेन अधिकारी बैठे थे। वहां पे चेयरमैन की चेयर पर मानव बैठा था। सभी परेशान थे। सर हम ये नहीं कर सकते, अगर हमने ये किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, एक 40 साल के आदमी ने कहा। सर मिस्टर दीपक सही कह रहे हैं, अगर हमने अचानक से राजावत ग्रुप से सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया तो इससे हमें बहुत घाटा होगा, एक और व्यक्ति ने सपोर्ट करते हुए कहा। मिस्टर बख्शी और मिस्टर मेहता, आप दोनों सही कह रहे हैं, पर हमें ये करना होगा, हम पहले ही एक झटका बर्दाश्त कर चुके हैं, मानव ने कहा। उसकी बात ज्यादा किसी को समझ नहीं आया। मिस्टर मेहरा, आप कहना क्या चाहते हैं, दीपक मेहता ने सवाल किया। आपने न्यूज़ नहीं सुनी मिस्टर मेहता, मानव ने कहा। उसकी बात सुन सभी के चेहरे पर कंफ्यूजन थी। कौन सी न्यूज़ की बात कर रहे हैं आप मिस्टर मेहरा, बख्शी ने पूछा। आप यहाँ के PR हेड हैं, आपको ये नहीं पता मिस्टर बख्शी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपको पता भी है जयपुर में क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, आपको पता नहीं है,
मानव ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज सुन सभी डर गए। फिर मानव ने खुद को शांत करते हुए कहा, सिंह फैमिली बैंकक्रफ्ट हो गई है, वो इंडिया से फरार हो गई है, अब हम क्या करें? सर, उसका राजावत फैमिली से क्या लेना देना है? बख्शी ने पूछा। आपको पता है सिंह फैमिली को राजावत फैमिली ने बर्बाद किया है और राजावत फैमिली की प्रताप ग्रुप से दुश्मनी है। क्या आप ये चाहते हैं कि इनके बीच हम पीस कर रह जाए? मानव ने कड़क लहजे में कही थी। सभी उसकी बातें समझ गए थे। सर, आगे क्या करना है? सिंह और राजावत का बख्शी ने पूछा। बख्शी जी, आप एक काम करिए, आप सिंह फैमिली की प्रॉपर्टी को जब्त कर लीजिए जिसे बेच हम अपने पैसे निकाल सके, मानव ने बख्शी से कहा। जी सर, मैं वो देख लूँगा, बख्शी ने जवाब दिया। मेहता जी, आप राजावत ग्रुप से सारे इन्वेस्टमेंट और लोन वापस लाने लाए अगले 1 हफ्ते में, समझे? मानव ने कहा तो सभी ने हामी भर दी। फिर मीटिंग खत्म हो गई और सभी वहां से चले गए। सभी के जाने के बाद मीटिंग रूम में मानव ही था। तभी वहां का डोर नॉक हुआ। कम इन, मानव ने कहा तो एक 23 साल का आदमी अंदर आया। हाँ प्रतीक, क्या हुआ? मानव ने सामान्य लहजे में पूछा। प्रतीक रहेजा, गोरा रंग, काली आंखें, मस्कुलर बॉडी, हाइट 5 फीट 8 इंच, मानव का असिस्टेंट है। सर, वो मिस प्रिया मल्होत्रा आई आपसे मिलने, प्रतीक ने कहा। प्रिया मल्होत्रा? मानव ने सोचते हुए कहा। उसे सोचता देख पता चल रहा था उसे इसके बारे में पता नहीं है। सर, प्रिया मल्होत्रा पीएम टेक्नोलॉजी की सीईओ और उसके चेयरमैन की इकलौती बेटी, प्रतीक ने मानव को याद दिलाते हुए कहा। वो प्रिया मल्होत्रा? अभय ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसे देख प्रतीक ने अपना सिर पकड़ लिया। आपको पता नहीं है न? प्रतीक ने कहा तो मानव ने हाँ में गर्दन हिला दिया। हे भगवान, अपने किस इंसान को मेरा बॉस बना दिया है? इसे अपनी मंगेतर के बारे में पता नहीं, कैसा पागल आदमी है, प्रतीक ने मन में सोचा। अरे पागल, तुम्हें भाभी के बारे में पता नहीं है? तुम दोनों की सगाई है, अगर मामा को पता चला तो आपकी पिटाई हो जाएगी, समझे? प्रतीक ने चिल्ला के कहा। उसकी आवाज सुन मानव डर गया और अपने दोनों पैर चेयर पर चढ़ा के बैठ गया था। प्रतीक रुक कर सांस लेने लगा। ये बात तू धीरे भी तो बोल सकता था न, चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मानव ने मासूम बच्चे की तरह कहा। अच्छा ठीक है, अब चलिए, प्रतीक ने नॉर्मल टोन में कहा। मानव ने हाँ में गर्दन हिला दिया और दोनों चल पड़े। वैसे आपको बता दूं, प्रतीक रहेजा मानव की बुआ का बेटा है जो मानव के साथ रहता है जब से उसकी मोम डैड की मौत हुई है। इंदौर अभय का घर। अभय को उसके घर ड्रॉप कर भुवन जा चुका था। अभय अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो कुणाल का नाम शो हो रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक किया और कहा, अच्छा काम किया तुमने, थैंक्स, पर तुम्हें किसी और काम के लिए कॉल किया था, कुणाल ने कहा। बोलो क्या काम था? अभय ने पूछा। मुझे रचित मित्तल का कॉल आया था, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, कुणाल ने अभय जो जवाब दिया। अभय ने पहले कुछ देर सोचा, फिर कहा, उन्हें कनेक्ट करो, मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, कुणाल ने कहा और तुरंत रचित मित्तल को कॉल कर दिया। कॉल 2 रिंग में ही उठा ली गई। हेलो मिस्टर कुणाल, क्या मिस्टर प्रताप मान गए हैं? रचित ने तुरंत पूछा। जी वो मान गए हैं, रुकिए मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, कुणाल ने कहा और कनेक्ट कर दिया। अभी मित्तल पैलेस के स्टडी रूम में स्टडी टेबल के चारों तरफ वरदराज, रचित, हंसराज और कुलदीप बैठे थे और रचित का मोबाइल टेबल पर स्पेयर केयर में था जिससे सभी बातें सुन सके। हेलो एवरीवन, मैं अभय बोल रहा हूँ, अभय ने कहा। उसकी आवाज में एक अलग जी ठंडापन था जिससे सुनने वाले के अंदर डर पैदा हो सकता था। हेलो मिस्टर अभय, मैं वरदराज और यहाँ पर, उसने इतना ही कहा था। सामने से अभय उसकी बात बीच में कटते हुए कहा, मुझे पता है आप वरदराज है, अभी आप अपने स्टडी रूम में है और वहाँ आपका बड़ा पोता और आपके दोनों बेटे हैं, मुझे सब पता है, आप काम की बात कीजिए। उसकी बात सुन सभी सकपका गए, सभी के पसीने छूट गए, सभी ने एक दूसरे को देखा। फिर वरदराज ने डरते हुए कहा, देखिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी मेरे बेटे की गलती उसके लिए उसे माफ़ कर दीजिए, हम आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माफ़ी वो भी आपके बेटे को कभी भी नहीं, अभय ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुन सभी और डर गए थे। फिर भी वरदराज ने हिम्मत करके कहा, आप बदले में जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार है, बस आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए।
उसकी बात सुन अभय ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? वरदराज ने कहा। आखिर क्या शर्त है अभय की? और अभय से काव्या बदला कैसे लेगी? सिंह फैमिली कहाँ गई इंडिया छोड़कर? चैप्टर 28 विराज और मीरा का रिश्ता। शर्त वाली बात सुन सभी के चेहरों पर एक उम्मीद नजर आती है। आखिर क्या शर्त रखने वाला है अभय? चलिए जानते हैं। क्या शर्त है? वरदराज ने पूछा। ठीक है तो सुनिए, आप फील्ड मार्शल सुधांशु राठौड़ को तो जानते होंगे, वो मेरे मामा है। अभय ने कहा। उसकी बात सुन वरदराज हाँ कहा। उसकी हाँ सुन अभय ने आगे कहा, उनके बेटे विराज से आपकी पोती मीरा की शादी। क्या? उसकी बात सुन सभी के मुंह से निकलता है। सभी शौक में थे। अभय की बात सुन कुणाल को भी झटका लगा था। वही अभय के होठों पर एक एविल स्मेल है। मिस्टर अभय, ये आप क्या कह रहे हैं? वरदराज बोला। तो अभय ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अगर हाँ तो हमारी दुश्मनी खत्म, अगर नहीं मंजूर तो चलिए इसे जारी रखते हैं। हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, वरदराज कहता है। उसके जवाब में अभय बोला, तुम्हारे पास 10 मिनट है। उसकी बात सुन रचित ने कॉल म्यूट कर दिया। डैड, हम ऐसा नहीं कर सकते, मीरा की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हंसराज ने कहा। हम उससे दुश्मनी भी तो नहीं कर सकते न। जो इंसान वहां बैठे बैठे ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है जान सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वरदराज ने कहा। सभी उसकी बात से सहमत थे। पर दादा, अगर उन्होंने मीरा के साथ कुछ किया तो? रचित ने चिंता करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। मुझे लगता है उसे हम पे विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि हम पीछे से वार कर सकते हैं, इसलिए वो हमसे रिश्ता जोड़ रहा है ताकि हम ये न कर सके, वरदराज ने कहा। सभी उसकी बात से सहमत हो गए। रचित ने कॉल अनम्यूट किया तो सामने से अभय ने कहा, मुझे पता था आप हाँ ही कहेंगे, आप इंदौर आ जाइए, कल सोमवार है, राठौड़ भवन में दोनों की शगई और गुरुवार को शादी। इतना बोल अभय ने तुरंत फोन कट कर दिया। सभी उसकी बात सुन दंग रह गए। इतनी जल्दी? पर वो कर भी क्या सकते थे। रचित, सारी तैयारी कर लो, हम निकल रहे हैं। और हाँ, मीरा को मत बताना, कल मिलकर सब मैं बताऊंगा और समझा दूंगा, वरदराज ने कहा। तो रचित ने हाँ में सिर हिला दिया और सभी निकल गए। कुणाल अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था। उसे भी अभय के इस फैसले से झटका लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय ऐसा करेगा। वो सोच रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तभी उसकी केबिन का डोर नॉक होता है तो कुणाल अपने होश में आता है। आ जाओ, कुणाल कहता है। तभी केबिन का दरवाजा खोल प्रियंका अंदर आती है। कुणाल उसे देखता ही रह जाता। वो अपने होश खो बैठता है। प्रिया ने इस समय ब्लू कॉलर का बसिनेस सूट कैरी किया था और मैचिंग हाई हिल हल्का मेकअप किया था। उसके गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठों पर रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। उसकी बॉडी शेप बिल्कुल परफेक्ट था। कुणाल बस एक टक उसे देख रहा था। सर, प्रियंका ने कहा तो कुणाल होश में आया। हाँ, क्या कह रही थी तुम? कुणाल ने हड़बड़ाहट ने पूछा, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, बोलो क्या काम था? कोई आपसे मिलने आया है, थोड़ा अजीब इंसान है और खुद को किसी शक्ति संगठन का योद्धा बता रहा है, काव्या ने कहा। उसकी बात सुन कुणाल घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीने के बूंद उभर आई। तुम उसे अंदर भेजो और सभी को घर जाने के लिए बोल दो, कुणाल ने कहा। उसके चेहरे पर परेशानी और डर था। पर सर, अभी तो सिर्फ 5 बजे है, ऑफिस आवर तो 6 बजे तक है, प्रियंका ने कहा। मैंने कहा उतना करो, और हाँ, ऑफिस में कोई भी नहीं होना चाहिए, तुम भी जाओ, कुणाल ने बात थोड़ा कठोर लहजे में कही थी। प्रियंका वहां से पैर पटकते हुए चली गई और कुणाल ने जैसा कहा वैसा ही किया। कुणाल अपने चेयर पर बैठा हुआ था। जिसका डर था वही हो रहा है। राजावत अब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, कुणाल ने मन में कहा। कुणाल ये सब सोच रहा था। तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज पड़ी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये आवाज सुन कुणाल सामने देखा तो एक 45 साल का व्यक्ति खड़ा दरवाजे पर। उसे देख पता ही नहीं चला कुणाल कब खुद खड़ा हो गया। भले ही उस व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर थी, पर उसके आसपास एक अलग ही ऑरा था जिसे कुणाल महसूस कर सकता था। आइए न, हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे, कुणाल ने कहा। उसके कहने पर वो व्यक्ति अंदर बैठिए न, कुणाल ने बड़े आदरपूर्वक कहा। वो व्यक्ति कुणाल के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसके बैठने के बाद कुणाल भी बैठ गया। जी, मेरा नाम कुशल सेन है और मैं शक्ति संगठन का 3rd यंग मास्टर हूँ, कुशल ने कहा।
जी आपको कौन नहीं जानता, आपको तो सभी राज परिवार के लोग जानते, कुणाल चपलूसी करते हुए कहता है। देखिए मिस्टर कुणाल, मुझे घुमाकर बात करना नहीं आता, मैं सीधा बात करता हूं, और आपके जो युवराज अभय प्रताप, उन्हें कहा दीजिए कि वो राजावत फैमिली से दूर रहे। कुशल ने कहा उसकी बात में धमकी थी जो कुणाल जानता है। मुझे क्षमा कर दीजिए यंग मास्टर, पर वो हमरे युवराज है, उन्हें हम आदेश नहीं दे सकते, वो हमें आदेश देते हैं। कुणाल ने उसकी बात को बड़े ही चतुराई से नकार दिया था। इसका मतलब आप लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं? कुशल ने पूछा, अब उसकी आवाज़ कठोर हो रही थी। जी नहीं, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, कुणाल कहता है। तो ठीक है, कह दीजिए अपने युवराज से, अगर उसने राजावत फैमिली के किसी भी सदस्य को छुआ तो उसे सीधे शक्ति संगठन से लड़ना होगा, क्योंकि राजावत फैमिली शक्ति संगठन का हिस्सा है। तो सोच लेना, कुशल ने कहा, और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही कुणाल ने चैन की सांस ली, सभी को बताना पड़ेगा, कुणाल बोला, और अपना मोबाइल और कार की लेकर निकल गया था। 5:30 बजे दिल्ली एंजल रेस्टोरेंट के विप रूम में एक लड़का और एक लड़की बैठे थे, और बीच में टेबल पर बहुत से डिश थे। तो बताइए मिस प्रिया, आप क्या बात करने वाली थी जो हमें यहाँ लेकर आई है? मानव ने फॉर्मल होते हुए कहा। देखिए आपको ऐसे फॉर्मल बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी शादी होने वाली है, आप मुझे प्रिया बोल सकते हैं, प्रिया ने कहा। तो बताए प्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं? मानव ने कहा। देखिए हमारी शादी होने वाली है, इसलिए आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मानव ने सवाल किया। नहीं, हमारा ऐसा कोई नहीं है, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी बात सुन मानव ने एक राहत की सांस ली। तो क्या बात है, आप बेझिझक बता सकती है, मानव ने प्रिया को भरोसा दिलाया। प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, देखिए मैं शादी के बाद भी मेरे डैड की कंपनी में इंदौर में काम करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, इसके लिए आप घबरा रही है, मानव ने रिलैक्स होकर कहा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? प्रिया ने अचानक से कहा। अरे नहीं, आफ्टर ऑल मेरी भी कंपनी इंदौर में ही है, मानव ने उसे बताया। ये सुन प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो आप इतनी सी बात कहने के लिए यहाँ दिल्ली तक आ गई? मानव ने पूछा। उसकी बात का जवाब प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। तो आप जा कब रही है इंदौर? मानव ने पूछा। प्रिया ने कहा, कल 6 बजे की फ्लाइट है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आज चलिए, 8 बजे मैं निकल रहा हूँ, मानव ने कहा। आज पर टिकट? प्रिया ने कहा। अरे टिकट की क्या ज़रूरत है, मेरा प्लेन है न, इसी बहाने हम एक दूसरे को और जान लेंगे, मानव ने कहा। तो प्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर हाँ बोल दिया, और कुछ देर बात कर उन्होंने डिनर किया। 7 बज गए, इसलिए दोनों मानव की कार में एयरपोर्ट के लिए निकल गए। इंदौर राठौड़ भवन के हॉल में सोफे पर अभय, सुधांशु और रमिका जी बैठी थी। विराज घर में नहीं था। सुधांशु राठौड़, उम्र 48 साल, लेकिन लगते हैं अभी भी 35 साल के, आर्मी में होने की वजह से खुद को मेंटेन कर रखा है। चेहरे पर छोटे छोटे दाढ़ी, मूंछों में ताव था, आंखों में तेज, ये आर्मी में फील्ड मार्शल है। रमिका राठौड़, ये एक हाउस वाइफ है, बहुत ही सुलझी हुई, उत्तम चरित्रवान। इनकी उम्र 47, पर इन्हों भी खुद काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है, ये भी अपनी उम्र से कम नजर आती है। बोलो अभय, क्या बात है, इतनी रात को यहाँ कैसे? सुधांशु ने अपनी कड़क आवाज में पूछा। मामा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभय ने सीरियस होकर कहा था, जिसे दोनों पति पत्नी समझ चुके हैं। बोलो, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? सुधांशु ने पूछा। मैंने विराज के लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, अभय ने कहा। बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा बोलो क्या बात है, सुधांशु ने पूछा। उसकी बात सुन रमिका बोल पड़ी, इसमें गोल गोल क्या बात है जी, अभय अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आया, बस यही बात है। भाग्यवान, आप जितना समझ रही है उतना सीधा नहीं है, ये मेरा भांजा, सुधांशु ने कहा। सुधांशु की बात सुन अभय के होठों पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन कोई भी उसकी मुस्कान के पीछे का राज नहीं जान सकता था। मीरा मित्तल लड़की का नाम, कल वो शगई के लिए आ रहे हैं, तैयार रहिए, अभय ने कहा। उसकी बात सुन दोनों पति पत्नी को 440 वोल्ट का झटका लगा। कल ही पर बेटा? अभय, इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे होगी? अभय के मामी ने परेशान होते हुए कहा। अभय अपनी मामी की बात सुन मुस्कुरा दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा, आप बस तैयार रहिएगा।
अब मैं चलता हूँ, अभय ने कहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, अभय की मामी ने कहा तो अभय ने हाँ में गर्दन हिला दिया। ठीक है, मैं बाहर तक छोड़कर आता हूँ, सुधांशु ने कहा तो रमिका ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। गेट के पास आकर सुधांशु ने कहा, जो भी करना सोच समझ कर करना, किसी बेगुनाह के साथ गलत मत करना जिससे बाद में अफसोस करना पड़े। उसकी बात सुन अभय ने हाँ में गर्दन हिला दिया और वहां से अपनी कार में चला गया। 1 घंटे बाद अभय अपने घर आ गया। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, सामने से आवाज आई, बता के आ गए मोम डैड को। उसे सुन अभय ने कहा, तू अभी तक सोया नहीं, जा जाके सो जा। उसके बाद खत्म होते ही सामने वाले ने चिल्ला कर कहा, आप एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? विराज ये सब छोड़ तू जा सो, हम बाद में देखेंगे, अभय ने शांति से कहा। जी है, ये विराज था, अभय का भाई, जो सोफे पर बैठा था। अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था जब से उसे पता चला था। उसे 1 घंटे पहले उसकी माँ ने बताया था इस रिश्ते के बारे में। फ्लैशबैक, जब अभय उसके मामा घर से निकले, रमिका ने तुरंत अपने मोबाइल से विराज कॉल किया। विराज ड्राइव कर रहा था। अपने मोम का कॉल देख उसने कार साइड कर कॉल उठाया। जैसे ही उसने कॉल पिक किया, सामने से उसकी मोम ने चकते हुए कहा, खुशखबरी है तेरे लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। अपनी मोम को इतना खुश देख विराज के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। क्या हुआ मोम, आप इतनी खुश क्यों है? डैड ने सिगरेट छोड़ दिया क्या? विराज ने पूछा। अरे नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी है, रमिका ने खुशी से कहा। उसकी बात सुन विराज ने पूछा, क्या खुशखबरी है मोम, बताइए ना। अरे तेरी शादी तय हो गई है, तेरे भाई ने की है, कल शगई है तेरी, रमिका ने कहा। उसकी बात सुन विराज को 440 वोल्ट का झटका लगा। लड़की कौन है मोम, विराज ने पूछा। उसकी मोम ने खुशी से कहा, मीरा मित्तल। ये नाम सुन विराज का हाथ उसके फ़ोन पर कस गया। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से अभय के घर के लिए निकल गया। फ्लैशबैक एंड विराज अपने चेयर से उठ गया। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो ऐसे नहीं थे, आप कभी निर्दोष को चोट नहीं देते थे, पर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? विराज ने पूछा। विराज तू कुछ नहीं जानता है, जा सो जा, अभय ने उसे प्यार से शांत रहकर कहा। अगर मैं नहीं जानता तो बताइए मुझे, क्यों आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मुझे जानना है अभी, विराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तुझे सच्चाई जाननी है न तो सुन, अभय गुस्से से चिल्लाकर कहता है। आखिर क्या सच्चाई है? अभय ने ये कदम क्यों उठाया था? आगे क्या होगा विराज और मीरा की जिंदगी में? शक्ति संगठन के साथ क्या होगा? चैप्टर 29 संगठन। अभय के साथ विराज बहस कर रहा था। विराज बहुत गुस्से में होता है और अभय से उसके ऐसा करने की वजह पूछता है। तुम्हें जानना है न तो, अभय गुस्से से कहा। विराज ने अपनी गर्दन हाँ में लीला दिया। अभय ने बोलना शुरू किया, तू जो सोच रहा है वही सही है, मैं उसके जरिए मित्तल फैमिली को तड़पना चाहता हूँ, उसे जितनी तकलीफ होगी मित्तल फैमिली को भी समझे, अभय ने गुस्से चिल्लाकर कहा। उसकी बात सुन विराज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं भाई, आप ऐसे तो नहीं थे, होश में आइए भाई, बदले की आग ने आपको अंधा कर दिया है, अपनी आंखें खोलिए भाई, विराज ने अभय से कहा। मैं कैसा था कैसा हूँ तू नहीं जानता समझे, अब जा सो जा, कल तेरी सगाई है, अभय कहता है और वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है। रुक जाइए भाई, मैं ये शादी नहीं कर सकता उसके साथ, मैं ये नहीं करूंगा समझे आप, विराज चिल्लाकर बोलता है, जिसे सुन अभय के पैर रुक जाते हैं। अगर तूने ये नहीं किया तो मुझे भूल जाना समझे, अभय ने बिना मुड़े कहा उसकी और वहां से चला गया। विराज भी अपना पैर पटक के वहां से गुस्से में चला गया। रात 12 बजे अभय आराम से अपने बेड पर लेट के सीलिंग को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नमो निशान नहीं था। तभी उसका फोन बजा। अभय ने देखा तो उसके मामा का कॉल था। अभय ने फोन उठाया। हाँ बोलिए मामा जी, कुछ काम था, अभय ने कहा। मैंने बहुत सोचा पर तू बदला लेने के लिए ऐसा करेगा ये बात मुझे हजम नहीं हुई। चल अब बता क्या बात है, सुधांशु ने पूछा। उसकी बात सुन अभय के होठों पर मुस्कान आ गई। आपसे छुपा पाना मुश्किल है, अभय कहता है। चल अब असली बात बता, ऐसा क्यों कर रहा है, सुधांशु ने कहा। मामा जी आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, पर आपको जल्दी पता चल जाएगा,
अभय ने कहा। उसकी बात सुन सुधांशु ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अच्छा ठीक है चल, लेकिन अपना ख्याल रखना, तुझे पता है आगे क्या होने वाला है। उसने चिंता जताते ही कहा। ठीक है मामा जी, अब आप सो जाइए, गुड नाइट। अभय ने मुस्कुरा के कहा, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, सुधांशु ने अभय से कहा और कॉल कट कर दिया। अगली सुबह राठौड़ भवन, पूरे भवन को सजाया जा रहा था और चारों तरफ रौनक थी। पूरे इंदौर को ये खबर मिल गई थी कि विराज और मीरा की सगाई होने वाली है और रिश्तेदार आने लगे थे। रमिका जी बहुत खुश थी और उत्साह से सभी तैयारी करा रही थी। अभी 9 बज रहे थे। इंदौर एक छोटे सा घर जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, उसके अंदर कमरे में एक लड़की गुस्से में चीज़ों को फेंक रही थी और एक लड़की बस देख रही थी। दी अब शांत हो जाइए, ऐसे चीज़ों को फेंक कर क्या होगा, खड़े लड़की ने कहा। पर उस लड़की पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। लड़की ने गुस्से से अपने हाथ में रखे फ्लावर वास को जमीन पर पटक के कहा, फिर बेड पर बैठकर अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। तभी उनके घर की बेल बाजी तो दूसरी लड़की ने जाके दरवाजा खोला। सामने एक हैंडसम लड़का था। वो उसके गले लगते हुए कहा, रचित भैया। मीरा कहाँ है, लड़के ने पूछा तो लड़की ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। लड़का उस तरफ चल दिया, लड़की भी पीछे पीछे चल दी। लड़के ने कमरे की हालत देखी तो उसकी आंखें हैरानी से दूसरी लड़की की ओर देखा जो अभी बेड पे हाथों से मुंह को छुपा के बैठी थी। लड़का चलकर लड़की के पास गया और घुटने के बल आके लड़की से कहा, क्या हुआ मीरू। लड़की ने मुंह उठाकर देखा और देखते ही लड़के के गले लग गया। भैया पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। लड़की की आंखों में आंसू थे। जी हाँ, ये है मीरा और जो दूसरी लड़की है वो ऋतु है। जब से मीरा ने विराज और अपनी सगाई की न्यूज़ सुनी थी तब से इसका ये हाल था। और जो लड़का है वो रचित है। रचित मीरा की सिर को सहलाते हुए कहा। मीरू चुप हो जा, ऐसा करना हमारी मजबूरी है बच्ची। उसकी बात सुन मीरा उससे अलग हो गई। ऐसी क्या मजबूरी है जो आप लोगों को मेरी शादी एक अनजान से करनी पड़ रही है जिसे मैंने कभी नहीं देखा, मीरा पूछाती है। उसकी बात सुन रचित एक गहरी सांस लेकर उसे सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुन मीरा शांत हो जाती है और अपने आंसू पोंछकर कहती है, ठीक है मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो चल, सभी तेरा राठौड़ भवन में वेट कर रहे हैं, हमें 3 दिनों तक वही रहना है। उन दोनों की बात ऋतु भी सुन रही थी। अच्छा ठीक है, मैं सामान पैक कर देती हूँ। कुछ देर में सामान पैक कर तीनों वहां से चले गए थे। अभय का घर, सोफे पर कुणाल, मानव, अशोक बैठे थे। सामने अभय एक चेयर पर बैठा था। कुणाल परेशान लग रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। इतना परेशान क्यों है, अशोक ने कहा। उसकी बात सुन कुणाल बोला, जिसका डर था वही हो गया। उसकी बात सुन सभी कंफ्यूज थे पर अभय शांत था, शायद उसे अंदाजा हो गया था। क्या वो लोग आए थे, अभय ने पूछा। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। हाँ, कुणाल ने कहा। तो मानव, अशोक अब भी कंफ्यूज होकर देख रहे थे। उन्हें कंफ्यूज देख कुणाल ने अपने ऑफिस की सभी बात उन लोगों को बता दिया जो उसके ऑफिस में हुआ था। उसकी बात सुन अशोक के हाव भाव ही बदल गए थे। पर वह मानव कंफ्यूज था और अभय बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह शांत। ये संगठन क्या होता है, मानव ने पूछा। अशोक और कुणाल उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे किसी अजूबे को देख लिया हो। संगठन मार्शल आर्टिस्ट्स का एक ग्रुप है जो अमीर फैमिली को कंट्रोल और उनकी सुरक्षा करती है, अभय ने बोलना शुरू किया और सभी देखने लगे। हमारे देश में कुल 5 संगठन है, इनके अंदर कई विद्यापीठ आते हैं जहां मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। संगठन का हर व्यक्ति अकेले 100 नॉर्मल बॉडीगार्ड को मार सकता है। मार्शल आर्ट्स की कला में महारत हासिल होती है। इन्हें मार्शल आर्ट की 9 लेवल होते हैं। नॉर्मल, इसके योद्धा सामान्य होते हैं। बिगिनर, इसके योद्धा की फुर्ती नॉर्मल लेवल के 10 योद्धा के बराबर होती है। लेवल 1, इसके योद्धा 10 एडवांस लेवल के योद्धा के बराबर होते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा, शरीर मजबूत होता है। लेवल 2, ये 10 लेवल 1 के योद्धा के बराबर होता है। लेवल 3, इसके योद्धा 10 लेवल 2 के योद्धा के बराबर होते हैं। लेवल 4, इसके योद्धा 10 लेवल 3 के बराबर होते हैं। लेवल 5, इसके योद्धा लेवल 4 के 10 योद्धा के बराबर होते हैं। लेवल 6, ये योद्धा लेवल 4 के 20 योद्धा के बराबर होते हैं।
लेवल 7, इनकी ताकत एक साथ 10,000 लोगों को मरने की होती है। इनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ताकत लेवल के साथ बढ़ती है और स्पीड भी, ये बंदूकों के गोलियों से भी बचाने की क्षमता होती है। संगठन में कम से कम 10,000 योद्धा होते हैं जिन्हें 100 ग्रुप लीडर संभालते हैं। उनके ऊपर 10 यंग मास्टर होते हैं, उनके ऊपर 2 एल्डर और सबसे शक्तिशाली एक मास्टर होते हैं। शक्ति संगठन, अग्नि संगठन, वायु संगठन, वरुण संगठन, शिव संगठन। अब पता चला संगठन के बारे में सभी को। अभय कहता है, पता चल गया पर इतने डेंजर है पता नहीं था भी। अभी हम क्या करें? मानव ने पूछा। कुछ नहीं, बस अभी उन्हें चलने देते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे, समझे? पहले उन्हें चलने देते हैं। अभय बोला। सभी उसकी बात सुन थोड़ी देर सोचकर हाँ बोल देते हैं। आगे क्या होने वाला है? अभय क्या करेगा? विराज क्या करेगा? शक्ति संगठन और राजावत फैमिली की अगली चाल क्या होगा? शादी का क्या होगा? चैप्टर 30, काल की तलाश। अभय सभी को संगठन और उनकी ताकत के बारे में बताता है, जिससे सभी थोड़े घबरा जाते हैं और अभय से उसके प्लेन के बारे में पूछाते हैं। तो अभय पहले उनकी चाल चलने का इंतजार करने को कहते हैं। तो विराज की शादी का क्या? वो फैसला क्यों किया? अभय से कुणाल ने पूछा। उसके सवाल पर अभय मुस्कुरा दिया, जिसे देख कुणाल चिढ़ गया। मैंने तुझसे एक सीरियस सवाल किया और तू मुस्कुरा रहा है, कुणाल ने ये गुस्से में कहा था। अभय वहां से उठकर चला गया। कुणाल भी गुस्से से उसके पीछे जाने के लिए उठ गया। बैठ जा, मैं तुम्हें बताता हूँ उसके ऐसा करने की वजह, अशोक ने कहा। कुणाल ने उन्हें आश्चर्य से देखा। तुम्हें पता है? कुणाल ने पूछा। सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी पता है उसका ऐसा करने की वजह, मानव कहा। उनकी बातें सुन कुणाल बैठ गया। तुम दोनों को पता है, सिर्फ मुझे छोड़ दिया। अब बोलो, कुणाल कहता है। ये बात 2 हफ्ते पहले की है, अशोक बोलना शुरू करता है। 2 हफ्ते पहले अभय और अशोक अभय के घर में बैठे थे और बातें कर रहे थे। और अभय कैसा है, अब प्लान कब से स्टार्ट कर रहा है राजावत की बर्बादी का? अशोक मुस्कुराकर उससे पूछता है। चिंता मत कर, बहुत ही जल्दी वो राजावत फैमिली को दुनिया से मिटा दूंगा, पहले उन्हें थोड़ा उड़ने तो दो, अभय ने कोल्ड वॉइस में कहा। फिर उसके होठों पर एक एविल स्मिल आ गई। उसकी स्मिल देख अशोक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बहुत बड़ा प्लेन है तुम्हारा। अभय ने भी कहा, प्लेन तो बहुत बड़ा और खतरनाक है मेरा। तो चल इसी बात पर पार्टी हो जाए, किसी क्लब चलते हैं, अशोक ने अभय से पूछा। तो अभय ने ठीक है कहा। चल लगे हाथ, मानव को भी बुला लेते हैं, अशोक ने कहा और मानव को कॉल कर दिया। 2 रिंग के बाद मानव ने कॉल उठा लिया, पर उसके पीछे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, जिसे सुन अभय ने पूछा, अबे कहाँ है तू, इतना शोर क्यों हो रहा है? वो दरअसल मैं और विराज मूनलाइट क्लब आए थे पार्टी के लिए। वो छोड़, तू बता फोन क्यों किया? मानव ने पूछा। अरे ऐसे ही, मैं और अभय पार्टी करने क्लब जाना चाहते हैं तो सोचा तुझे भी बुला ले, पर तू तो पहले ही क्लब में है, अशोक कहता है। ठीक है, एक काम करो, तुम दिनों भी आ जाओ यहाँ पर, साथ में पार्टी करते हैं, मानव कहता है। ठीक है, हम भी आते हैं, अशोक ने कहा और फोन रख दिया। क्या कहता है, चले? अशोक ने अभय से पूछा। अभय ने कुछ देर सोचा, फिर हाँ बोल दिया। दोनों वहां से अशोक के लंबरगिनी में निकल गए। जब वो क्लब पहुंचे तो अभय को एक कॉल आ गया, इसलिए उसने अशोक को अंदर चलने के लिए कहा। अशोक अंदर आ गया। उसने अंदर देखा तो म्यूजिक चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे। अशोक ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो एक टेबल पर उसको मानव और विराज मिल गए। वो उनके पास गया, वहां पर पहुंचकर वो टेबल के चेयर पर बैठ गया। और अशोक भाई, भैया कहाँ है, आप अकेले आए हो? विराज ने पूछा। अरे नहीं, वो भी आया है, एक कॉल अटेंड करने गया है, अशोक ने उन दोनों को बताया। फिर कुछ देर सभी बातें करने लगे। कुछ देर वो ऐसे ही बातें कर रहे थे। ये यहाँ अचानक विराज के मुंह से निकला तो वो दोनों भी उस तरफ देखते हैं, तो वो भी हैरान रह गए। विराज, क्या तुम इन तीनों को जानते हो? अशोक ने पूछा। तो विराज ने बिना झिझक के कहा, हाँ, 2 महीने पहले दिल्ली में मिली थी, बहुत अच्छी लड़की, मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत खोजा पर नहीं मिली, आज मिली है। क्या तू उससे प्यार करता है? अशोक ने पूछा। हाँ, विराज ने कहा। उसकी बात सुन अशोक के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर मायूसी और सहानुभूति का मिला जुला भाव था। भूल जा उसे हमेशा के लिए,
अशोक ने कठोर आवाज में कहा। पर क्यों? विराज ने पूछा। मीरा मित्तल है वो, बाकी खुद समझदार है। अशोक ने कहा। उसकी बात सुन विराज के हाथ पैर सुन हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खंजर मार दिया हो। उसे एक अलग ही दर्द होने लगा। वो उठा और चला गया। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मानव और अशोक उसे देख रहे थे चुपचाप। मुझे कल तक उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। पीछे से आवाज आई। दोनों ने देखा, वहां अभय खड़ा था। तू क्या करना चाहता है? अशोक ने पूछा। अगर लड़की अच्छी लगी तो मेरे भाई को मिल जाएगी, अभय ने कहा। उसकी बात सुन मानव और अशोक दोनों दंग थे। पर अभय, वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, अशोक ने कहा। तो अभय ने मुस्कुरा दिया। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, अपने दुश्मन को भी माफ कर दूंगा। मैंने जैसा कहा कल तक हो जाना चाहिए, उसे पता न चले, समझे? अभय ने कहा और दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दिया। अब समझे वो ऐसा क्यों कर रहा है अपने भाई के लिए, अशोक ने कहा। उसे सुन कुणाल सब समझ गया था। उसने कहा ठीक है तो अब चले राठौड़ भवन, कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात सुन सभी ने हाँ में गर्दन हिला दिया और सभी वहां से चले गए। राठौड़ भवन। बहुत सारी ब्लैक कार राठौड़ भवन के गेट के बाहर आके रुकी। गाड़ी के रुकते ही उससे मित्तल फैमिली के सभी सदस्य कार से बाहर आए। वो लोग भवन को देख हैरान थे क्योंकि ये एक महल था, उनके घर से बड़ा था। घर के चारों तरफ बाउंड्री थी और उसके किनारे गार्डन था और उसके बीच राठौड़ भवन था, जिसे वाइट एंड गोल्डन कॉलर से पेंट किया गया था। सभी गेट के पास पहुंचे। वहां पर रमिका और सुधांशु जी सभी के स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने उन सभी का स्वागत किया और अंदर ले गए। सभी को रूम दे दिया। एंगेजमेंट शाम को थी और तैयारी अभी भी चल रही थी। सब रस्में और फंक्शन गार्डन में होने थे, इसलिए गार्डन को सजाया जा रहा था। सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। शिमला गरुड़ विद्यापीठ एक कमरे में एक व्यक्ति पद्मासन में बैठ अपनी आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था। उसकी उम्र 45 होगी। उसके सामने कुशल घुटने के बल सिर नीचे कर बैठा था। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और कुशल को देख, खड़े हो जाओ और बोलो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने प्यार से कहा। उसकी वाणी में एक सरलता थी, पर उसका ऑरा बहुत शक्तिशाली था। कुशल अपनी जगह पर खड़े होकर, एल्डर अपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने वार्निंग दे दिया है, कुशल ने कहा। उसकी बात सुन उस व्यक्ति के चेहरे के भाव नहीं बदले, उसने सिर्फ हूँ कहा। तभी वहां एक और व्यक्ति आ गया। उसने सिर झुकाकर ग्रिड किया। फर्स्ट यंग मास्टर बोलो, क्या खबर लाए हो, एल्डर ने पूछा। फर्स्ट यंग मास्टर ने एक फाइल आगे करते हुए कहा। एल्डर, वो आखिरी बार जयपुर में देखा गया था 3 साल पहले, यंग मास्टर ने कहा। जब एल्डर ने उस फाइल की फोटो को देखा तो एक पल के लिए उसकी भी रूह कांप उठी। सच में ये एक हैवान है, मास्टर ने सही कहा था, उसने मन में सोचा। एल्डर, ऐसा कौन है और क्यों आप उसे खोज रहे हो, कुशल ने पूछा। उसकी बात सुन, एल्डर ने कहा। काल है वो। ये सुन कुशल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, उसका शरीर कांप रहा था। काका, काल उसके मुंह से निकला। जाओ, जाके तलाश जारी रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी कीमत पर चाहिए, जाओ दिनों, एल्डर ने कहा। दोनों वहां से चलेगा भी। काल, मैं तुम्हें जल्दी खोज लूंगा और जिस दिन मिला तो खत्म कर दूंगा, एल्डर ने कहा और उस फाइल को ध्यान से पढ़ने लगा। शकीब, एल्डर ने कहा। जी हाँ, ये शकीब की ही फाइल जिसे काल ने मारा था और पूरे होटल को समसन में तब्दील कर दिया था, ये उसी दिन की फाइल थी। लंदन एक 30 मंजिला बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक 30 साल का लड़का किसी से फोन पर बात कर रहा था। सामने वाले की बात सुन लड़के के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बिच ली। फोन कट होते ही उसने गुस्से से मोबाइल को जमीन पर पटक दिया। मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अभय प्रताप, तू मरेगा, समझे, मेरे हाथों से मरेगा, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, उस लड़के ने चिल्लाकर कहा। आखिर कौन था वो लड़का, क्यों वो गुस्से में था, आगे क्या करेगा, अभय शक्ति संगठन का या फिर हार जाएगा अभय शक्ति संगठन से? चैप्टर 31 अभय और मोहन की बहस। उस लड़के ने उसके बाद अपने टेबल के रखा एक दूसरा फोन लिया और किसी को कॉल कर दिया। कॉल पिक होते ही, मेरा प्लेन रेडी करो, हम आज ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं बी। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। मैं आ रहा हूँ अभय प्रताप, अब ये रिहान राजावत तुम्हें बताएगा खेल कैसे खेलते हैं, उसने खुद से कहा।
रेहान राजावत, उम्र 32, गोरा रंग, काले बाल, भूरी आंखें और बॉडी किसी मॉडल की तरह। एक बार कोई लड़की देख ले तो उससे नज़र ही नहीं हटा पाए, बहुत अट्रैक्टिव दिख है। मोहन राजावत का सबसे बड़ा पोता है। ये राजावत एम्पायर का सीईओ है। शाम 7 बजे राठौड़ भवन। पूरे राठौड़ भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। एक कमरे में ऋतु मीरा को तैयार कर रही है, तभी वहां डोर पर नॉक हुआ। ऋतु ने देखा तो वहां हंसराज खड़े थे। बड़े पापा आए न, ऋतु ने कहा तो हंसराज अंदर आ गया। हंसराज ने अंदर आके ऋतु को बाहर जाने के लिए कहा, वो अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहते थे। ऋतु चुपचाप बाहर चली गई। मीरा अपने सामने लगे आईने की तरफ देख रही। उसने एक बार भी अपने डैड की तरफ नहीं देखा था। उसके डैड मीरा की हालत समझ सकते थे और वो जानते थे इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी थे। एक चेयर लेके मीरा के पास बैठ गए। बेटा मीरू, हम जानते आप हमसे नाराज है, पर क्या आप एक बार अपने डैड की तरफ देखेंगी भी नहीं? हंसराज कहते हैं। उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो कितने बेबस और उदास थे। बिना अपने डैड की देखे मीरा कठोर आवाज में कहा, तो आप क्या चाहते हैं डैड की आपके ऐसा करने पर आपको गले लगा कर थैंक यू कहे? अपने डैड को मीरा ताना मारते हुए बोली, आपको पता है डैड, आपकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आपकी वजह से एक इंसान अनाथ हो गया। वो जिंदा होकर भी मारा हुआ है और दुनिया से छुपता फिर रहा है, और आप अब भी अपनी से उम्मीद लगा रहे हैं वो आपसे एक बार प्यार से बात कर ले। मीरा गुस्से से ये सब बोल रही। अपनी बेटी की बातें सुन हंसराज को बहुत बुरा लगा, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। इसमें सारी गलती उसी की थी। बेटा, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हम इसे ठीक भी नहीं कर सकते हैं, पर हो सके तो आपके पापा को माफ़ कर दीजिए, उसने भरे गले से कहा और उसकी आंखें नाम थी। उसे देख पता चल रहा उसे अपने किए का पछतावा है। माफ़ी और हमसे हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले? माफ़ी मांगनी है तो उससे मांगिए जिसका परिवार अपने छीन लिया। ओ सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, उसने आपको माफ़ कर दिया है हमारे बदले, मीरा ने फिर टोंट मरते हुए कहा। देखो बेटा, हंसराज ने इतना ही कहा था कि मीरा उसे हाथ दिखा के रोक दिया और कहा, डैड आप यहाँ से चले जाइए। पर बेटा मेरी बात तो सुन लो, हंसराज ने इतना कहा था। डैड मैंने कहा न चले जाइए, मीरा ने चिल्लाकर उनकी बात करते हुए कहती है। उसकी बात सुन हंसराज वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके जाने के बाद मीरा अपना सिर पकड़ बैठ जाती है। डैड आपने ये क्या कर दिया? आपने ऐसा क्यों किया? अपने एक बार भी क्या परिणाम होगा नहीं सोच, मीरा खुद से बोल रही थी। अगर उन्होंने परिणाम के बारे में सोचा होता तो आज ये नहीं होता। मीरा के पीछे से आवाज आई। मीरा उसे सुन हड़बड़ाहट में पीछे पालटी तो उसने देखा पीछे उसकी माँ खड़ी थी। मम्मी आप यहाँ कैसे? मीरा ने पूछा। उसकी बात सुन मीरा की माँ उसके पास आते हुए बोली, तो क्या अब मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चाहे तो कभी भी मिलने आ सकती है, मीरा ने तुरंत अपनी माँ से कहती है। वो उसके पास आई और चेयर पर बैठ गई। और बता मेरी बच्ची को क्या हुआ है? मीरा की माँ मीरा से पूछाती है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, मीरा कहती है। उसकी बात सुन मीरा का माँ अपने जगह से उठ गई और मीरा को उठा के बेड पर बिठा दिया और फिर खुद भी उसके बगल में बैठ गई। फिर मीरा का सिर अपने गोद में रख उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। ये उनकी खास तकनीक है। जब भी मीरा किसी बात से परेशान होती है और किसी को नहीं बताती थी तो उसकी माँ ऐसे ही उसे बेड पर बिठा के खुद बैठ जाती थी और उसके सिर को सहलाने लगती थी, जिससे मीरा का काफ़ी अच्छा महसूस होता था, उसे हल्का भी लगता था और वो अपने मम्मी को सब बता देती थी। आज भी वैसा ही हो रहा था। मीरा अपनी माँ को सब बता रही थी। माँ मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि वो पापा के दुश्मन है, उन्होंने हमसे रिश्ता जोड़ने के पीछे उनकी चाल हो सकती है, क्या पता वो मेरे जरिए आप लोगों को तकलीफ पहुंचाई, तो मीरा ने कहा। उसकी बात सुन उसकी माँ मुस्कुरा दी। अपनी माँ को मुस्कुराहट देख मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। मम्मी आप मुस्कुरा क्यों रही है? मीरा ने पूछा। अपनी की बात सुन मीरा की माँ बोली, तू कितनी भोली है, तुझे अब भी नहीं पता? अगर वो कुछ करना चाहते तो कब का कर चुके होते, तुम्हें क्या लगा उसने दुश्मनी के कारण कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर उन्हें कुछ करना होता तो हम अभी जिंदा नहीं होते, समझी मेरी बच्ची? आप कहना क्या चाहती है मम्मी? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। मम्मी आप क्या कहना चाहती है? मीरा ने पूछा। तुम्हें पता उसके आदमी सभी तरफ हम पे नज़र रखते हैं,
अगर वो चाहे तो एक झटके में सभी को मौत के घाट उतार सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर रहा। क्यों, कभी सोचा है? मीरा की मां ने कहा। अपनी मां की बात सुन मीरा ने पूछा, मम्मी कहना क्या चाहती हो आप? मीरा ने पूछा, बेटा शादी के बाद हो सके तो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना। मुझे लगता है उसने तुम्हारे डैड और चचा को छोड़ दिया, इसका मतलब उसने उन्हें माफ कर दिया है। मम्मी क्या वो कभी मुझे अपनाएगा, अपने भाई के फैमिली की कातिल की बेटी को? मीरा ने अपनी मां से पूछा। तुझे पता है बेटा इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या? मीरा की मां ने पूछा। मीरा ने न में गर्दन हिला दिया। उसका जवाब सुन मीरा की मां ने बोलना शुरू किया, प्यार जो किसी को भी बदल सकता है, इसलिए तू कोशिश करती रहना, एक दिन वो तुझे अपना लेगा। अपनी मां की सारी बातें सुनने के बाद मीरा समझ गई उसे क्या करना है। वो अपनी मां की गोद से उठी और अपनी मां के गले लग, थैंक यू मम्मी मुझे इतना सब बताने और समझने के लिए। अब मैं अपने कहा है वैसा ही करूंगा, मीरा बोली। अच्छा वो सब ठीक है, चल अब रेडी हो जा, सगाई की रस्में शुरू होने वाली है, मीरा की मां ने कहा। अपनी मां को खुश देख उसने भी खुशी से हाँ कह दिया। मीरा की मां उसे ड्रेसिंग टेबल के पास ले आई और उसे तैयार करने लगी। अभय के घर अभय अभी अपने चेयर पर बैठा था और किसी गहरी सोच में डूबा था। पता किस सोच में था, पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी उसका फोन रिंग हुआ। अभय ने जेब से फोन निकल कर देखा तो कुणाल का कॉल था। उसने कॉल पिक किए। सामने से कुणाल ने कहा, कहाँ है अभी? मैं अभी घर में हूँ। क्यों कॉल किया, कोई काम था तो बता दो, अभी खाली हूँ, अभय ने कहा। अरे नहीं कोई काम नहीं था, मेरा काम खत्म हो गया है, इसलिए सोच रहा था क्यों न आज सगाई में साथ जाए, कुणाल कहता है। नहीं तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, अभय ने कहा तो कुणाल हैरान हो गया। पर क्यों, कुणाल ने पूछा। अभी मेरे सामने आने का वक्त नहीं हुआ है, कुछ देर वेट कर, अभय कहता है। कुणाल उसकी बात सुन थोड़ा निराशा हो गया, पर वो उसे समझ गया था कि अभय अभी भी थोड़ा और छुप कर रहना चाहता है, इसलिए उसने उसे फोर्स नहीं किया। ठीक है अपना ख्याल रखना, कुणाल कहता है। अभय हूँ बोलकर फोन कट कर देता है। मनाली अग्नि संगठन का हेडक्वार्टर के एक रूम में जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, वहां दो लोग सिर झुक के बैठे थे। बोलो क्या खबर है, एक आवाज पूरे कमरे में आवाज गूंज रही थी। मास्टर हमें पता चला है वो अभी इंदौर में है, मैंने उसे खोजने के लिए अपनी टीम भेज दी है, एक आदमी ने कहा। ठीक है जल्दी उसे खोजो, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। फिर एक आवाज कमरे में आई। मास्टर आप चिंता मत कीजिए, हम उसे कहीं से भी ले आएंगे, दूसरे आदमी ने कहा। ठीक है अब तुम दोनों जा सकते हो, फिर से उसी आवाज में कहा। उसकी बात सुन दोनों वहां से निकल गए। आखिर मैं तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ काल, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा 7 पुश्तें कांप जाएगी। दिल्ली राजावत मैंशन स्टडी रूम में मोहन राजावत अपने चेयर पर सिर टिकाकर बैठे थे। तभी उनके फ़ोन जो टेबल पर था उसकी रिंग बजने लगी। उसने देखा तो अनजान नंबर था, उसने पिक किया। कैसे हो मोहन राजावत, एक कोल्ड वॉइस उसके कानों में पड़ी, जिसे सुन मोहन राजावत अंदर से सहम गया। अभय प्रताप, उसके कांपते होठों से कहा। बिल्कुल सही पहचाना, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, जो आवाज से ही अपनी मौत को पहचान गए, मानना पड़ेगा, सामने से अभय ने कहा। बोलो कॉल क्यों किया है, मोहन ने कहा। उसकी बात सुन अभय बोला, लगता है शक्ति संगठन ने कुछ ज्यादा ही हिम्मत दे दी है, आपके तो बात करने का टोन ही बदल गया है। उसकी बात सुन मोहन बोला, क्यों डर गया क्या मेरी पहुंच देख के? मोहन ने इतना कहा तो सामने उसे अभय के हंसने की आवाज आई। हाँ 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 ये हाँ हाँ, डर और मुझे हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, और याद रखना जो भी तुम्हारी मदद करेगा वो भी मरेगा, कोई भी नहीं बचेगा। शक्ति संगठन को भी मिटा दूंगा, अगर बीच में आई तो समझा देना, तुम्हारे संगठन को दूर रहे मुझसे, अभय बोला। उसकी बात सुन मोहन को गुस्सा आ रहा था और डर भी लग रहा था। क्या हम सामने बैठकर बात कर सकते हैं, मोहन ने कहा। उसकी बात सुन अभय बोला, चिंता मत करना, बहुत जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, अभय बोला। उसकी बातों से पता चल रहा था उसे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मोहन बोला, फिर जिस दिन मिलेंगे देख लेते हैं कौन किसका किया बिगड़ता है। उसकी बातों को सुन अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गया है, चलो ठीक है, अब तुम मौत से मिलना चाहती हो तो मिलाना पड़ेगा बहुत जल्दी, अभय बोला।
अभय की बात सुन थोड़ा मोहन को डर लगा, लेकिन उसे छुपा के मोहन बोला, चलो देखता हूँ क्या करते हो। उसकी बातों को सुन अभय हंसने लगा। उसे हंसते देख मोहन बोला, हंस लो जितना हो सके, बहुत जल्दी तुम्हारी मौत आने वाली है। मोहन बोला। उसकी बात सुन अभय बोला, ठीक है देखते हैं, और कॉल कट कर दिया। आखिर कौन है जिसकी आवाज गूंज रही है? क्या मीरा निभा पाएगी ये रिश्ता? अभय क्यों परेशान था? अभय क्या करेगा आगे? अभय कब आएगा दुनिया के सामने? चैप्टर 32 सगाई। अभय मोहन से बात कर आकर अपने बेड पर लेट गया, पर वहीं पे मोहन का सब कुछ उड़ चुका था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 6:30 हो रहा था। उसने फिर एक कॉल किया। सामने से एक आदमी ने कॉल पिक किया तो मोहन ने कहा, मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी पूरी डिटेल्स मुझे 1 घंटे में चाहिए। इतना बोल उसने कॉल काट दिया और नंबर को सेंड कर दिया। अभय प्रताप, तुम्हें बहुत घमंड है न अपने आप पर, मैं तुम्हें जिंदा जमीन पर गड़ूंगा, मोहन ने खुद से कहा। इंदौर राठौड़ भवन मेहमान आने शुरू हो गए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन आ रहे थे, साथ ही आर्मी के कई ऑफिसर भी थे और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी थे। सुधांशु, रमिका मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और मानव और अशोक सगाई की सारी तैयारी और इंतजाम देख रहे। विराज अपने कमरे में कुणाल के साथ था। कुणाल उसे तैयार कर रहा था। कुणाल भाई, क्या भैया आ रहे हैं? विराज ने पूछा। उसकी बात सुन कुणाल ने उदास होकर कहा, नहीं वो नहीं आ रहा है। तुम्हें तो पता है उसके बारे में, कुणाल विराज को समझते हुए कहता है। मुझे पता है उनके बारे में, विराज बोला। कुणाल उसके बातों से अंदाजा लगा सकता था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं था, साथ ही वो नाराज था अभय से। एक पल के लिए कुणाल ने सोचा क्यों न विराज को सब बता दिया जाए, पर फिर उसने अपने ख्याल को झटका और उसे तैयार कर दिया। फिर वो सगाई के रस्मों के लिए गार्डन के लिए चल पड़े। इधर जैसे ही उसने अपने रूम का डोर खोला, सामने में मीरा थी। विराज तो उसमें खोसा गया था। मीरा ने स्काई ब्लू कॉलर का सेमी स्टिच्ड लहंगा चोली पहनी थी और गले में डेमांड नेकलेस था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वही हाल मीरा का भी था। उसने विराज को पहली बार देखा था। विराज काफी हैंडसम लग रहा था। उसने अभी वेस्टर्न शेरवानी पहन रखी थी, सेम कॉलर की। दोनों एक दूसरे में खोसे गए थे। कुणाल अभय से बात करने बाहर गया था। वहां ऋतु के अलावा कोई नहीं था। ऋतु ने उन दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने अपना फोन निकाल उन दोनों की एक फोटो खींच ली। उसने अपने मोबाइल का कैमरा फ्लैश बंद कर रखा था, इसलिए मीरा और अभय को पता नहीं चला। अहू अहू, ऋतु ने खसने की एक्टिंग करते हुए कहा। उसकी आवाज सुन मीरा और विराज अपने होश में आए और विराज हड़बड़ा गया। मम्मा, मैं वो आप बहुत हॉट, वो मेरा मतलब है बहुत अच्छी लग रही हो, विराज ने कहा। उसे खुद पता नहीं था वो क्या हरकत कर रहा और क्या बोल रहा है। उसको ऐसे हड़बड़ाते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। उसे देख मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, मीरा ने कहा। थैंक्स, विराज का जवाब आया। एक दूसरे की तारीफ हो गई हो तो अब चले, सभी वेट कर रहे हैं, ऋतु बीच में बोली। विराज ने हाँ में सिर हिला दिया और तीनों चल पड़े। जब तीनों ने गार्डन में कदम रखा तो वहां सभी मेहमान के बीच में रेड कार्पेट से रास्ता बना था जो स्टेज तक जाता था। तीनों चलकर स्टेज तक जाने लगे। विराज मीरा साथ साथ चल रहे थे और ऋतु पीछे थी। जैसे ही मीरा और विराज ने रेड कार्पेट पर कदम रखा था, फूलों की वर्षा होने लगी। तीनों चलकर स्टेज पर गए। फिर पंडित जी जो कहते थे वो करते गए। फिर पंडित जी ने रिंग्स लाने को कहा तो एक सर्वेंट ने एक थाल में जो फूलों से सजाया गया था उसके बीच रखा था। उस रिंग को देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मेहमानों में बातें होने लगी। द ड्रीम उस रिंग का नाम था। उसके नाम की तरह ये सभी कपल का ड्रीम था जो रॉयल कंपनी ने बनाई थी, जो सबसे बेस्ट कपाल रिंग थी। उसमें प्लेटिनम और गोल्ड की को इस तरह मिलाकर बनाया गया था कि दोनों की खूबसूरती दिखाई दे। उसे बहुत बारीक नक्काशी की गई थी। फीमेल रिंग अंगूठी में बहुत ही रेयर ब्लू डायमंड लगा था। रॉयल कंपनी ने ये रिंग कपल रिंग का एक सेट तैयार किया था और वो बिक चुका था, पर किसी को पता नहीं था किसने खरीदा। पर आज इस बारे में सभी को पता चल गया। उस रिंग की कीमत 10 करोड़ थी। पंडित जी ने विराज और मीरा को एक दूसरे को रिंग अंगूठी पहनाने को कहा। दोनों ने एक दूसरे को रिंग अंगूठी पहना दिया। वह जगह तालियों से गूंज गया। सभी वहां खुश थे। पंडित जी ने दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहा। दोनों आशीर्वाद लेने लगे। यहाँ खुशी का माहौल था।
वही राठौड़ भवन से 100 मीटर की दूरी पर एक 10 मंजिला बिल्डिंग पर दो लोग लेटे हुए थे। एक के हाथ में दूरबीन था, एक के हाथ में AWM, और वो राठौड़ भवन पर नजर गड़े हुए थे। तभी दूरबीन पका आदमी बोला, जल्दी कर, अगर किसी को पता चल गया तो हम नहीं बचेंगे, वो फील्ड मार्शल का घर है, जल्दी कर। अबे रुक जा, इतनी जल्दी क्यों है तुझे? अरे वो एक जगह रुक ही नहीं रहा है, टारगेट सेट नहीं कर पा रहा हूँ, गन वाले ने कहा। अरे ठीक से कर न यार, कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, दूरबीन वाले ने कहा। रुक 2 मिनट, खेल खत्म कर देता हूँ, गन वाले ने कहा। 2 मिनट क्यों, 1 घंटे ले सकते हो। जब उन दोनों ने ये आवाज़ सुनी तो दोनों एक साथ पीछे पलट के देखते हैं तो अंधेरे में उन्हें कई सारी परछाई दिखाई देती है। दोनों डर जाते, फिर एक परछाई आगे आते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगता क्या? अगर मौत से डर लगता तो हम यहाँ नहीं होते, गन पकड़े आदमी ने एटीट्यूड से कहा। वो आदमी उसकी हिम्मत से हैरान था। क्या बात, तुम्हें नहीं पता ये किसका घर है और तुम क्या करने आए, पता है तुम्हें? परछाई वाली ने पूछा। मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। कौन क्या, मुझे मतलब नहीं है, गन वाले ने कहा। आई इम्प्रेस, क्या मेरे लिए काम करोगे? दोनों परछाई वाले ने पूछा तो गन वाले ने सपाट लहजे में कहा, देखो भले ही मैं गलत काम करता हूँ पर धोखा नहीं देता हूँ। अगर मेरे साथ काम करोगे तो मेरी फैमिली की तरह रहोगे, और उनके साथ एक आदमी जो उनके लिए एक प्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, परछाई वाले ने फिर से कहा। उसकी बात पर उस व्यक्ति ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर क्या तुम मेरी फैमिली की सेफ्टी की गारंटी देते हो? गन वाले ने कहा। ठीक है, तुम दोनों अभी मेरे आदमियों के साथ जाओ, आगे क्या करना है मैं बता दूंगा, परछाई वाले ने कहा। तो दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके आदमी के साथ चले गए। उनके जाने के बाद उसके फ़ोन बजा, उसने कॉल पिक किया। काम हुआ। कॉल पिक करने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा, सामने वाले ने कहा, सर काम तो हो गया है, हमने सभी शूटर को पकड़ लिया है, आगे क्या करना है? उसने पूछा। गुड भुवन, एक काम करो, उन्हें अड्डे पर ले जाओ और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और मेरे बारे में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? उसकी बात सुन भुवन ने ओक कहा तो सामने वाले ने कॉल कट कर दिया। उसी बिल्डिंग पर वो किनारे पे अपने हाथ टेक कर कहा, भाई तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, खुश रहना और कोशिश करना मेरे भाई उसे खुश रख सको। तुम दोनों को तुम्हारा गिफ्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचना चाहेगा तो उसे अभय प्रताप से मिलकर जाना पड़ेगा। इतना बोल वो चला गया। जी हाँ, ये अभय प्रताप था। उसे इन सब की खबर पहले से थी, इसलिए वो तैयार था, बिना किसी को खबर लगे उसने ये काम किया था। आखिर उन लोगों को किसने भेजा था? आगे अभय क्या करने वाला है? चैप्टर 33। प्रतीक, वैशाली। 10 बजे तक सब हो गया, सगाई हो गई थी, सभी मेहमान जा चुके थे। अब राठौड़ भवन का गार्डन खाली था, वहाँ सिर्फ मानव और कुणाल थे जो सभी को कल होने वाले फंक्शन की तैयारी के बारे में समझा रहे थे। मानव भाई, मैं घर जा रहा हूँ, किसी ने चिल्लाकर कहा। मानव ने देखा, वहाँ प्रतीक था। अरे प्रतीक, आंटी ने यही रुकने को कहा है, उन्होंने रूम रेडी कर दिया है, विराज के बगल का रूम है, तुम जाके आराम कर लो, कुणाल ने उसको कहा। ठीक है, मैं जाता हूँ सोने, प्रतीक ने कहा और वो चला गया। वैसे प्रतीक कैसे इंदौर आने के लिए मान गया? कुणाल ने पूछा। अरे पूछो ही मत, डैड ने इसे मेरा असिस्टेंट बना दिया है, मेरी हर बात डैड को बता देता है, मैं तंग आ गया हूँ, अगर मेरा भाई नहीं होता तो सुपारी दे देता इसकी, मानव ने अपनी व्यथा कुणाल को बताए। अच्छा छोड़, काम कर, विराज पे गया है बिल्कुल, कुणाल ने कहा तो मानव ने उसकी बात में हामी भरी और दोनों फिर अपना काम करने लगे। इधर प्रतीक मस्त मौला अपनी धुन में विला के अंदर आ गया और सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गया। उसे इस विला के बारे में सब पता था, वो आता रहता था क्योंकि विराज और प्रतीक बचपन के दोस्त थे। वो विराज के कमरे के पास पहुंच गया था, फिर वो कंफ्यूज हो गया। विराज के दोनों तरफ कमरा था, भाई ने तो बताया नहीं दायां कमरा या बायां, उसने खुद से कहा और सोचा अब क्या करे। तभी उसे कुछ याद आया, अरे आंटी ने कमरे रेडी करवाया है, मतलब यही कमरा है। उसने दाएं रूम की तरफ उंगली करते हुए कहा, मैं जब भी आता हूँ वो मुझे यही रूम देती है, उसने कहा और कमरे में चला गया। कमरे में कोई नहीं था, उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेट गया। साबस प्रतीक वेरी इंटेलिजेंट, उसने खुद की तारीफ कर खुद को शाबाशी दी।
क्या यार कितनी बोरिंग लाइफ है। विराज की सगाई हो गई, भैया की होने वाली है, मैं ही बचा हूँ। भगवान आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती क्या, एक लड़की दिला दो। उसने रूम की सीलिंग को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया, सामने एक खूबसूरत लड़की। उसने अभी एक पर्पल कॉलर का नाइट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो कतीलाना लग रही थी। वो अभी टवेल से अपना चेहरा पोंछ रही थी। उसके शरीर की बनावट बिल्कुल परफेक्ट थी। उसकी नाइट ड्रेस उसके घुटनों तक थी। प्रतीक तो उसमें कहीं खो सा गया था। उसने ऊपर देखा और कहा, प्रभु आप महान हो, इतनी जल्दी सुन ली, मन में कहा कर फिर से लड़की को देखने लगा। तभी उस लड़की ने तवेल को रखकर जैसे ही बैठ की और देखा सामने अनजान लड़के को, देख वो घबरा कर चीखने वाली थी। तभी प्रतीक हवा की तेजी से गया और उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया और उस दीवार से चिपका दिया। अभी सीन कुछ इस तरह था कि प्रतीक का एक हाथ उस लड़की के कमर पर था और दूसरा उसके मुंह पर, दोनों बहुत करीब थे, इतने कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। लड़की के दोनों हाथ प्रतीक के सीने को धक्का देने की कोशिश कर रही थी पर वो प्रतीक को हिला भी नहीं पा रही थी। थककर हार मान ली। देखो मुझे गलत मत समझो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, प्रतीक ने कहा। जब उस लड़की ने ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। कोई गलत इरादा नहीं है, देख कर तो नहीं लगता, लड़की ने मन में सोचा। वो मुझे कहा गया था मेरा रूम विराज के बगल में है, इसलिए मैं यहाँ आ गया, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। देखो मैं हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत, प्रतीक ने कहा तो लड़की ने पलकें झपकाई। प्रतीक ने उसे छोड़ दिया और थोड़ा दूर हट गया। हाथ छूटते ही लड़की लंबी लंबी सांस लेने लगी। पागल हो क्या, ऐसे कोई मुंह पकड़ता है क्या, अगर मुझे कुछ हो जाता तो, पागल बदतमीज कही, इडियट, नॉनसेंस। वो लड़की बोले ही जा रही थी और प्रतीक उसके हिलते होठों को देख उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। अचानक प्रतीक ने उस लड़की को कमर से पकड़ अपने तरफ खींचा और अपने सख्त होठ उस लड़की के नाजुक होठों पर रख दिए और उस लड़की को एक सॉफ्ट किस कर दिया। प्रतीक के सडन मूव से वो लड़की चौंक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो फ्रिज हो गई, उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसे समझ ही नहीं आया अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, बाय जाने मन फिर मिलेंगे। उस आवाज़ को सुन वो होश में आई जब उसने देखा प्रतीक दरवाज़ा खोल जा रहा था। ए रुक, वही रुक जाओ, पर तब तक देर हो गई थी, प्रतीक निकल कर जा चुका था। वो गुस्से से पैर पटक कर बेड पर बैठ गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई वैशाली मित्तल को किस करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अगली बार मिला तो मार दूंगी, वैशाली ने गुस्से से कहा और बेड पर लेट गई। सभी लड़के एक जैसे होते हैं, कोई लड़का भरोसे के लायक नहीं है, उसने कहा और आंखें बंद कर सोच में पड़ गई। 1 घंटे पहले फंक्शन से बोर होकर वैशाली अपने रूम में आ गई और बेड पर लेट गई थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी ने मैसेज भेजे थे। वैशाली ने फ़ोन ओपन कर मैसेज खोल कर देखा तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ और एक वीडियो था। उसने सभी को डाउनलोड किया और देखा। जैसे जैसे उसने सभी फ़ोटोज़ देखे उसके आंखों में गुस्सा था। दरअसल उन सभी फ़ोटोज़ सुमित के थे दूसरे लड़कियों के साथ। फिर लास्ट में उसने वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में वैशाली की माँ किसी से बात कर रही थी। मैं उसे मना सकती हूँ पर मुझे क्या मिलेगा। तभी एक आदमी दिखा, वो सुमित था। उसको वीडियो में देख वैशाली ने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरा जो कैपिटल मेंशन है तुम्हारा, चलो सौदा मंजूर है, वैशाली तुम्हारी, उसकी माँ ने कहा और वीडियो ख़त्म। ये सब देख उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ कैसे अपनी बेटी का सौदा कर सकती है। वैशाली को सुमित की मौत दुख था पर अब उसे थोड़ा सा भी दुख नहीं था। थैंक्स अभय प्रताप, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया, उसने मन में कहा। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी माँ क्यों उसे सुमित के करीब रहने के लिए कहती थी और मीरा और ऋतु जब उसे सुमित से दूर रहने का कहती थी और वो उससे बहस कर उनसे दूर हो गई, क्योंकि वैशाली ऋतु और मीरा के समझने पर भी वैशाली ने अपने माँ को ही महत्व दिया और अपनी माँ की बात मान सुमित से शादी के लिए तैयार हो गई थी। अब उसे खुद पे गुस्सा था और दुख भी। फिर उसने तय किया कि कल वो मीरा और ऋतु माफ़ी मांगेगी और बाथरूम में चेंज करने और फ्रेश होने चली गई। और ये सब सोच उसे नींद आ गई। इधर प्रतीक भी सो गया पर आज उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी और उसके होठों पे मुस्कान। वो मानव और कुणाल भी सब काम निपटा के कमरे में जाके सो गए। इंदौर शहर से बाहर एक सुनसान जंगल के बीच एक मकान में जहां अंधेरा था, खिड़की से चांद की हल्की रोशन आ रही थी। अभी करीब 12 बज रहे थे।
तभी वहां 4 ब्लैक रेंज रोवर आकर रुकी। उसमें से 10 बॉडीगार्ड ब्लैक ड्रेस पहने हुए बाहर आए। सभी के हाथों में AK-47 थी। एक गार्ड ने दूसरे रेंज रोवर के पीछे का गेट खोल दिया। उसमें से अभय बाहर आया और सीधे उस मकान की ओर चल दिया। उसके पीछे गार्ड भी चल दिया। अभय ने अंदर आया और एक गार्ड को लाइट ऑन करने को कहा तो गार्ड ने लाइट ऑन कर दिया। रोशन होते ही वहां का नज़ारा ही बदल गया। वहां 10 लोगों को चेयर से बंद रखा था जो अभी बेहोश थे और आधमारी हालत में बेहोश थे। उनके शरीर में जगह जगह चोट लगे हैं जिससे खून रिस रहा था। उन्हें देख पता चल रहा था उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था। कुछ बोला? अभय ने बॉडीगार्ड से पूछा। उसने न में सिर हिला दिया। उसकी बात सुन अभय शांति से उनको देखा। जगाओ इन्हें, अभय ने कहा तो उसकी बात सुन सभी गार्ड्स ने उन पर पानी छिड़क दिया। सभी होश में आ गए। कौन है बे, किसकी मौत आई है? एक बंदे आदमी ने कहा। तेरे बाप की हिम्मत है, अभय ने कहा। उस आदमी ने अभय की आवाज़ सुन उसकी बॉडी वाइब्रेट होने लगा। उसे डर लाने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगा। उसे पसीने आने शुरू हो गए। उसे देख अभय मुस्कुराकर बोला, क्यों अपने बाप को देख डर लग रहा है? अभय बोला, धीरे धीरे 10 को होश आ गया। लेकिन जैसे ही सभी ने सामने देखा सभी के होश उड़ गए। सभी का वाली हाल हो गया था जो कुछ देर पहले उस आदमी हालत थी। शरीर कांप रहा, हाथ पैर ठंडे पड़ गया था। सभी के चेहरों पर डर था, डर में पसीने छूट रहा था। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, अगर जवाब नहीं मिला तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे, समझे? अभय ने कहा। उसकी बात खत्म होने पर सभी एक साथ हाँ में सिर हिलाते। किसने भेजा है? अभय बोला। उसकी बात सुन सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर हाँ बोल दिया। हाँ मिलाते। मोहन राजावत ने। ये सुन अभय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मुड़ और कमरे के गेट पर रुक कर बोला, किल हिम, और निकल गया। 2 मिनट में वो बिल्कुल शामशान बना गया। फिर सभी वहां से चले गए। लगभग 2 घंटे बाद अभय का घर आ गया। अभय कार से उतरकर अपने रूम में गया, फिर वॉशरूम में जाके शावर लिया, फिर चेंज कर बेड पर लेट गया। अगली सुबह 6 बजे राणा पैलेस काव्या का रूम। काव्या अपने बेड पर आंख बंद कर सो रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और होठों पर मुस्कान थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसकी आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। वो नींद में मोबाइल खोजने लगी। कुछ देर बाद उसे मोबाइल मिला। उसने कॉल पिक किया। फिर सामने वाले की बातें सुन काव्या के एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी निदा उड़ गई और परेशानी उसके चेहरे पर नजर आने लगी। अंकल आप संभालिए, मैं कुछ देर में वहां आ रहा हूँ। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। फिर उठकर काव्या वॉशरूम में गई। 30 मिनट बाद वो बाहर आ गई और रेडी होकर बिना नाश्ता किए बिना अपनी कार लेकर वो चली गई। अभय का घर। अभय अपना डेली रूटीन कर रहा था। उसने टीवी ऑन किया और न्यूज़ लगा के योगा करने लग। सभी न्यूज़ चैनल पर कल की खबर चल रही थी और अभय बड़े ध्यान से सब सुन रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़, हमें पता चला है कि अभी अभी रियान राजावत इंडिया आ गए हैं। उनका प्लेन 5 बजे लैंड हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर। जी हां, मोहन राजावत का सबसे बड़ा पोता जो उनका बिजनेस लंदन में था वो संभल रहे थे, वो इंडिया वापस आ गए हैं। ये न्यूज़ जैसे ही अभय के कानों में पड़ी उसके होठों में मुस्कान आ गई। वो आ गया, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था, अभय मन में बोला। फिर से अपने काम में लग गया। आखिर आगे क्या होगा जब अभय रियान राजवाए टकराएंगे? आखिर काव्या को किसका कॉल आया था और क्या कहा उसने? प्रतीक और वैशाली का क्या होगा? चैप्टर 34। अभय की खबर। इंदौर। एक रेड स्पोर्ट कार बड़ी स्पीड में जा रही थी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। वो हवा को चिरते हुए जा रही थी। लगभग 5 मिनट बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के पास रुकी। वो बिल्डिंग राणा टेक्सटाइल्स की बिल्डिंग थी। उसमें से काव्या नीचे उतरकर तेजी से बिल्डिंग के अंदर गई और लिफ्ट से सीधे 10 फ्लोर पर गई। वहां से सीधे वहां बने मीटिंग रूम में गई। मीटिंग रूम में अभी 7 लोग बैठे थे। वो अंदर जाके सीधे हेड के चेयर पर बैठ गई। ये कैसे और कब हुआ? काव्या ने पूछा। मैम ये कल रात लगभग 2 बजे के करीब हुआ था, एक व्यक्ति ने कहा। और आप लोग मुझे अब बता रहे? काव्या ने गुस्से से कहा। फिर रुककर, ऋतु तुम्हें नहीं पता था ये तुमने क्यों नहीं बताया? उसने ऋतु की ओर देख कहा। मैम मुझे भी ये अभी अभी ही पता चला है, ऋतु ने कहा। वो थोड़ा घबरा रही थी और काव्या के गुस्से से डर भी रही थी। ऋतु की बात सुन काव्या ने शर्मा जी की ओर देखा। शर्मा अंकल आप तो बता सकते थे, काव्या ने कहा। हमें लगा अब सो रही होंगी इसलिए नहीं बताया और मैं खुद परिस्थिति को संभल रहा था।
काव्या अब शांत हो गई थी। उसने शर्मा जी से कहा, ठीक है अंकल, आगे से आप मुझे कॉल करिएगा। अभी सारी रिपोर्ट मुझे 1 घंटे में मेरे ऑफिस में चाहिए, आगे क्या करना है वो सोचेंगे। ठीक है, हम सभी रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे, शर्मा अंकल ने कहा तो सभी ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। ऋतु, तुम सभी से रिपोर्ट कलेक्ट कर मुझ तक पहुंच देना, काव्या ने ऋतु से कहा। जी मैम, ऋतु ने कहा। तो फायरफाइटर ने क्या कहा, आग कैसे लगी, काव्या ने पूछा। तो एक व्यक्ति ने कहा, मैम फायरफाइटर वालों ने कहा कि मटेरियल रूम में आग जानबूझकर लगाई गई है। क्या? उस आदमी की बात सुन काव्या के मुंह से निकला। जी मैम, फायरफाइटर ने कहा कि ये जो आग लगी है वो किसी ने जानबूझकर लगाई थी, उस आदमी ने कहा। ये किसने किया, मुझे पता लगा के बताओ, सभी सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी चाहिए मुझे, काव्या ने गुस्से से कहा। उसे देख सभी सहम गए। दरअसल राणा टेक्सटाइल्स के मटेरियल रूम में जहां उनका सारा कच्चा माल रखा था वहां आग लग गई थी, जिससे उनका बहुत नुकसान हो गया था। काव्या को ये बात सुबह शर्मा जी ने बताई तो उसे झटका लगा था। वो बहुत परेशान हो गई थी, पर अब जब उसे ये पता चला कि ये काम किसी ने जानबूझकर किया है तो उसका गुस्सा होना तो लाजमी है। वो मैम, सर, सारे सीसीटीवी बंद थे, सिक्योरिटी इंचार्ज ने डरते हुए कहा। काव्या के कानों में जैसे ही ये बात गई उसके गुस्से का पारा हाई हो गया और वो सिक्योरिटी इंचार्ज पर भड़क गई। सीसीटीवी बंद थे का क्या मतलब है, कैसे बंद, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें सैलरी किस काम के लेते हो, तुम्हें सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सीसीटीवी बंद क्यों थे, मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए अभी के अभी, वरना तुम्हारी खैर नहीं समझे। काव्या ने सारी बात एक साथ गुस्से से कहा और इंचार्ज डर गया। शांत हो जाओ काव्या बेटा, किसी ने कल रात सीसीटीवी बंद कर दिया और ये काम किया है, लगता है कोई अंदर का आदमी मिला हुआ था। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आती होगी, तुम अपने कैबिन में जाओ, मैं सभी डिटेल भेजता हूँ। शर्मा जी काव्या को शांत करते हुए कहा। काव्या उनकी बहुत इज्जत करती थी इसलिए शांत हो गई। चलो ऋतु, काव्या ने ऋतु से कहा और दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सभी ने चैन की सांस ली। काव्या अपने केबिन में आके अपने चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर बैठ गई। उसके चेहरे पर उसकी परेशानी दिख रहा था। ऋतु उसे देख समझ गई थी वो कितनी परेशान है। मैम कुछ लाओ आपके लिए, ऋतु ने पूछा। प्लीज एक कप कॉफी बोल दो, काव्या ने बिना आंखें खोले ही कहा। ऋतु यस मैम बोल चली गई। दिल्ली राजावत महल, सभी फैमिली मेंबर अभी हॉल में बैठे थे। मोहन राजावत अपनी फैमिली हेड की चेयर पर बैठे थे। दादाजी आप कल के आए एक लड़के से डर गए, रियान ने गुस्से और नफरत से कहा। उसे अभय से नफरत थी। तुम्हें पता है मुझे अभय से डर क्यों लग रहा है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मोहन ने गंभीर होकर गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहा। ये सुन सभी वहां चौंक गए क्योंकि सभी को अभय के बारे में पता है कि अभय रुद्र प्रताप का बड़ा बेटा है, सबने उसे देखा भी था। चलिए आपको राजावत फैमिली से मिलवाते हैं। मोहन राजावत फैमिली का हेड किसी लोमड़ी की तरह सतीर और चालक, उम्र 79 पर अब भी रुतबा बरकरार है। ये पूरे राजावत ग्रुप का चेयरमैन है। इसके 3 बेटे हैं और 2 बेटी। संकेत राजावत, मोहन राजावत का बड़ा बेटा, उम्र 55 साल, ये बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। इनके एक बेटी और एक बेटा है। ये राजावत एम्पायर के चेयरमैन है। सुनैना संकेत राजावत, ये संकेत राजावत की पत्नी है, इनकी उम्र 53 साल है। ये एक हाउसवाइफ है, ज़्यादातर समय घर में काम करते हुए या पूजा पाठ में चला जाता है। रियान राजावत, संकेत राजावत का बेटा, उम्र 32, गोरा रंग, काले बाल, भूरी आंखें और बॉडी किसी मॉडल की तरह। एक बार कोई लड़की देख ले तो उससे नज़र ही नहीं हटा पाए, बहुत अट्रैक्टिव दिख है। मोहन राजावत का सबसे बड़ा पोता है। ये राजावत एम्पायर का सीईओ है। महिका राजावत, संकेत राजावत की बेटी है, उम्र 31 है, गोरा रंग, कमर तक आते काले सिल्की बाल, काली आंखें और परफेक्ट शरीर है। ये अभी राजावत एम्पायर में काम करती है। हर्ष राजावत, उम्र 50, मोहन राजावत का दूसरा बेटा और राजावत फर्मा का चेयरमैन। ये स्वभाव शांत और किसी भी चीज़ पर जल्दी रिएक्ट न करने वाले हैं। इनकी एक बेटी है।
कुंती राजावत हर्ष राजावत की पत्नी है, उम्र 48। ये एक आर्किटेक्ट है। ये राजस्थान के एक बहुत बड़े परिवार से है। ये घर में रहती है और राजावत कंस्ट्रक्शन में काम करती है। पलक राजावत ये हर्ष राजावत और कुंती की बेटी है, उम्र 26। गोरा रंग, गोल चेहरा, तीखे नैन नक्श, स्वभाव से चिड़ी, गुस्सा जल्दी आता है। राजावत कंस्ट्रक्शन में CEO है। विश्वास राजावत मोहन राजावत का सबसे छोटा बेटा, उम्र 48। ये मोहन राजावत के काले कारनामों को अंजाम देता है। इसका एक बेटा है। करण राजावत ये विश्वास राजावत का बेटा है। गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, 5 फीट 9 इंच हाइट, भूरी आंखें, लड़कियों की धड़कनें बढ़ाने में काबिल, उम्र 27। जब ये 10 साल का था इसकी मां की मौत हो गई थी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मोहन राजावत के बेटियों के बारे में बाद में जानेंगे। पर डैड, हम तो उसके बारे में सब जानते हैं, संकेत ने कहा। सभी फैमिली मेंबर ने हामी भरी, सभी संकेत की बात पर। उसकी बात सुन मोहन राजावत ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर ऐसा नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मोहन ने कहा तो सभी हैरान थे। ऐसा क्या है दादाजी जो हम उसके बारे में नहीं जानते, और आपको कैसे पता कि हम कुछ नहीं जानते? महिका ने पूछा। मुझे उसने बताया, मोहन ने कहा। उसकी बात सुन सभी अचंभित हो गए। सभी को पता चल गया था कि मोहन किसकी बात कर रहे हैं। डैड, उसने ऐसा क्या बताया है जो आप ऐसा बोल रहे हैं? हर्ष ने पूछा। उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए सभी ने उससे ये सवाल किया। दरअसल ये बात 1 घंटे पहले की है, मोहन ने कहा और सभी को बताने लगा। 1 घंटे पहले दिल्ली राजावत महल। मोहन राजावत अपने कमरे में स्टडी टेबल पर चेयर लगाकर टेबल में बैठे हुए अपने लैपटॉप को देख कुछ काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा तो उसने देखा अनजान नंबर था। उसने कॉल उठा लिया। हेलो, मोहन ने इतना कहा था। हाँ 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 हाँ, सामने से हंसी की आवाज़ उसके कानों में गूंज। उसे सुन मोहन ने दोबारा हेलो कहा। क्यों मोहन राजावत, पहचाना मुझे या फिर भूल गए? सामने वाले ने कहा। अभय प्रताप, मोहन राजावत के मुंह से निकला। सही पहचाना है, सामने से अभय खुशी से बोला। तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता हूँ, मोहन ने कहा। उसके बोली में घमंड और निडर स्वभाव नजर आ रहा था। अभय पहचान पा रहा था। मैंने सुना तुम मेरे बारे में अपने आदमियों को पता करने को बोल रहे हो, अभय बोला। उसकी बात सुन मोहन के चेहरे के भाव नहीं बदल। हाँ बोला, क्या कर लेगा? मोहन ने कहा। अरे मुझे पूछ लो, मैं बताता हूँ तुम्हें अपने बारे में, अभय ने कहा। उसकी बात सुन मोहन ने थोड़ा चौंक गए, फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है चल अब बता दे, मोहन ने कहा। सामने अभय ये सुन मुस्कुरा दिया। ठीक है सुन, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभय ने कहा और बोलना शुरू किया। तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, अभय ने कहा। उसकी बात सुन मोहन चौंक गया। तो कौन हो तुम? मोहन ने पूछा। उसकी बात सुन अभय के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। मैं हूँ अभय प्रताप, अभय ने कहा। उसकी बात सुन मोहन को गुस्सा आ गया। वो मुझे पता है, आगे क्या? मोहन ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा। वो तुम खुद पता लगा लो। हाँ 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 हाँ, अभय ये बोल वो हंसने लगा। उसकी हंसी मोहन राजावत को किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसने देखा फ़ोन कट गया है। उसने गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अभय प्रताप, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने चिल्ला कर कहा। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। वर्तमान समय जब सभी ने ये सुना तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। दादाजी, इससे आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ नहीं पता? पलक ने सवाल किया। तो बोलो, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? वो कहा है पता है, पलक ने नहीं में सिर हिलाया। तो मोहन आगे बोला, उसका प्लेन क्या है पता है? उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मुझे नहीं पता, पलक ने निराश होकर सिर नीचे कर कहा। क्यों? सभी जानते हैं कि मोहन राजावत जो कह रहा है सही है, इसलिए किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब बोलो, क्या पता है तुम्हें? कुछ भी नहीं, इसीलिए मैंने कहा था जिसके बारे में पता नहीं है उसका क्या कर सकते हैं, मोहन ने कहा। सभी उसकी बात से सहमत थे। तो डैड अब हम क्या करें, उससे कैसे बचे? संकेत ने पूछा। तुम लोग चिंता मत करो, मैंने शक्ति संगठन से बात कर ली है, वो देख लेंगे उसे। तुम लोग जाओ और अपना अपना काम करो। मोहन इतना बोल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सभी अपने अपने कामों में चले गए।
मोहन राजावत लैपटॉप निकालकर काम करने लगे। तभी उसके डोर नॉक हुआ। उसने खुद को शांत किया और बोला, अंदर आ जाओ। उसके बोलने पर एक लड़का अंदर आया। उसके बॉडी से पता चल रहा था वो अभी 27-28 साल का है। बोलो किशन, क्या खबर लेकर आए हो? कोई अच्छी खबर लेकर आए हो तो बताओ, मोहन ने कहा। सर, अभय के बारे में एक खबर है, किशन ने कहा। उसकी बात सुन मोहन खुश हो गया। बोलो क्या खबर है, जल्दी बोलो, मोहन ने उत्सुक होते हुए कहा। आखिर क्या खबर लेकर आया था किशन? क्या करेगा मोहन खबर जानने के बाद? राणा टेक्सटाइल्स के मटेरियल रूम में आग किसने लगाई थी? काव्या क्या करेगी आगे? चैप्टर 35 अभय की लोकेशन। सर, अभय प्रताप के बारे में कुछ पता चला है? किशन मोहन राजावत से कहता, जिसे सुन मोहन राजावत के आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार किसी ने अभय प्रताप के बारे में कुछ पता होने की बात कही थी, वरना तो सभी के हाथों निराशा ही लगी थी। किशन राय मोहन राजावत का असिस्टेंट है जो उसके सारे काम देखता है। उसकी उम्र 27 साल है। गोरा रंग, काली आंखें, मस्कुलर बॉडी, 5 फीट 9 इंच हाइट। उसकी बात सुन मोहन राजावत उत्सुक होकर पूछता है, क्या पता चला? क्या उसकी लोकेशन पता चली है? सर, मैं फिक्स नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि वो वहाँ हो सकता है। किशन ने थोड़ा कंफ्यूज हो ये बात कही थी, क्योंकि उसे खुद ये पता नहीं था उसका ये अंदाज़ा सही है या गलत। वो बात में देख लेंगे, तुम पहले ये बताओ कि कहाँ है वो? मोहन ने पूछा। इंदौर, किशन ने कहा। उसकी बात सुन मोहन राजावत खुश तो हुआ, पर कुछ देर रुक बोला, और तुम्हें क्यों लगता है वो इंदौर में है? मोहन राजावत का सवाल सुन किशन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। सर, हमें पता चला कि सुमित की लास्ट लोकेशन इंदौर थी, और जब सुमित की मौत हुई तो कुणाल भी इंदौर में था और अभी भी है, और जो अपने मोबाइल नंबर भेजा था वो भी इंदौर के पास ही था। इतना सारा इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकता न, इसलिए मुझे लगता है वो इंदौर में है। उसकी सारी बातें सुन मोहन राजावत कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अपने आदमियों को इंदौर भेजो पता लगाने के लिए, और उनसे कहना कुणाल और राठौड़ फैमिली पर नज़र रखे। मुझे हर एक की जानकारी चाहिए, सभी के पल पल की खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ की खबर समझे। मोहन राजावत की बात सुन किशन सिर झुका कर हाँ कहता है और उस रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहन किसी को कॉल करता है। कॉल पिक होते ही मोहन राजावत बहुत आदर सम्मान से कहता है, थर्ड यंग मास्टर कुशल सेन को मोहन राजावत का प्रणाम। उसकी वाणी में मिठास और सामने वाले के लिए इज्जत साफ झलक रही थी। सामने से कुशल ने कहा, बोलो मोहन, कैसे याद किया? थर्ड यंग मास्टर, मुझे आपको अभय प्रताप के बारे में बताना है, मोहन ने कहा। बोलो क्या बात है? कुशल ने कहा। तो मोहन ने उन्हें अपने और किशन के बीच हुई सारी बात बता दी, जिसे सुन कुशल बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। इतना बोल उसने फ़ोन कट कर दिया। अब मैं देखता हूँ अभय, तुम कैसे बच पाते हो। हाँ 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 हाँ, खुद से बोल। वो हंसने लगा। उसकी हंसी किसी शैतान से कम नहीं थी। 12 बजे इंदौर, राणा टेक्सटाइल्स। काव्या अपने केबिन में सिर को चेयर से टेक कर बैठी थी। वो काफ़ी परेशान थी। अभी तक उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ 2 कप कॉफ़ी पी थी। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, काव्या ने बिना देखे कहा। उसकी आवाज़ सुन ऋतु अंदर आई। काव्या को इस हाल में देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही उसे काव्या के साथ काम करते हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। उसके हाथों में कुछ फाइल थी, उसे वो काव्या के सामने टेबल पर रख दिया। मैम, सभी ने रिपोर्ट दे दिया है, आप चेक कर ले, फिर आगे क्या करना है उसके लिए मीटिंग कर लेंगे, ऋतु ने कहा। उसकी बात सुन काव्या ने चेयर पर ठीक से बैठ गई। एक काम करो, तुम सभी को मीटिंग रूम में आधे घंटे में आने के लिए बोल दो, मैं वही देख लूंगी क्या करना है, काव्या ऋतु से कहती है। तो ऋतु हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है, और काव्या फाइल पढ़ने में लग जाती गई। इंदौर, राणा पैलेस। टीना अपने रूम में किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वेरी गुड, अच्छा काम किया, उसने सामने वाले से कहा। थैंक यू मैम, पेमेंट कब तक मिल जाएगा? सामने वाले ने पूछा। 1 घंटे में मिल जाएगा, और याद रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें आग लगाने के लिए कहा था, टीना ने सामने वाले को समझाया।
ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, सामने वाले ने कहा। उसकी बात सुन टीना कुछ पल सोचकर बोली, एक काम करो, तुम ये शहर छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ, दोबारा इस शहर में मत दिखाना, समझे। टीना ने सामने वाले को धमकी दी। ठीक है, अपने जैसा कहा है वैसा ही करूँगा, सामने वाले ने कहा। तो टीना ने ठीक है कहा और कॉल कट कर दिया। मेरी प्यारी दीदी, अब क्या करोगी? मुझे काम करने से मना किया था न, अब देखती हूँ तुम इस मामले को कैसे सुलझती हो। हाँ हाँ हाँ, खुद से बोल टीना जोर जोर से हंसने लगी। फिर किसी को कॉल किया, कॉल पिक होते ही तारांकन, मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए, टीना ने कहा। अच्छा, क्या खबर है? सामने वाले ने पूछा। उसकी बात का जवाब देते हुए टीना ने कहा, राणा टेक्सटाइल्स में आग लगी थी जिसमें उनका बहुत नुकसान हुआ है और राणा फैमिली इसे अपने शेयर होल्डर से छुपा रही है, मैं वीडियो सेंड करती हूँ। उसे इतना बोल उसने फ़ोन कट कर दिया और अपने मोबाइल से कुछ वीडियो उस नंबर में भेज दिया। अब मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है, उसने खुद से कहा। अरे एक काम तो बाकी है, उसने कहा और किसी को कॉल कर दिया। सामने वाले ने कॉल पिक किया और कहा, और जान कैसे याद किया मुझे? डार्लिंग, मुझे न एक काम था तुमसे, क्या तुम कर सकते हो? टीना प्यार से और एक आकर्षक अंदाज से कहा। अरे जान, तुम कहो और हम न करें, ये कभी हो सकता है? तुम बस काम बता दो, सामने वाले ने कहा। ओ डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो, उसी अंदाज में टीना ने कहा। फिर कुछ देर रुक कर कहा, तुम्हारी ही कंपनी राणा टेक्सटाइल्स को मटेरियल भेजती है न? सामने वाले ने कहा। हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? तो एक काम करो, तुम उसे बंद कर दो और अपने फील्ड के सभी से कह दो कि वो राणा से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट न करे, टीना ने कहा। पर क्यों? सामने वाले ने पूछा। डार्लिंग प्लीज, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? टीना ने कहा। सामने वाले ने हाँ बोलकर कॉल कट कर दिया। अब सारे रास्ते बंद, अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचा सकता है, टीना ने खुद से कहा और हंसने लगी। 12:30 बजे राणा टेक्सटाइल्स मीटिंग रूम में सभी बैठे थे। काव्या हेड की चेयर पर बैठी थी और सभी से हालत के बारे में बात कर रही थी। तो लगभग 90% मटेरियल जल गया है और हमें 100 करोड़ का घटा हुआ है, काव्या ने कहा। फिर कुछ देर रुक गई, फिर कहा, तो आगे का क्या प्लान है? तो एक व्यक्ति ने कहा, मैम हमारे पास अभी भी 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिससे हमें 200 करोड़ प्रॉफिट होगा, इसलिए हम अभी अच्छी कंडीशन में है। औख, तो हमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है? काव्या ने पूछा। जी नहीं मैम, अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें बस मटेरियल वापस मांगना होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा। उसकी बात सुन सभी ने थोड़ी चैन की सांस ली। तभी रितु का फ़ोन बजा, उसने कॉल पिक किया और सामने वाले की सभी बात सुन वो परेशान हो गई। पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, रितु ने कहा। सामने वाले ने सॉरी बोल फ़ोन कट कर दिया। उसे ऐसे देख काव्या ने पूछा, क्या हुआ रितु? मैम, सभी कंपनी ने हमें मटेरियल देने से मना कर दिया है। क्या? रितु की बात सुन सभी के मुंह से एक साथ निकला। पर क्यों? काव्या ने पूछा। तो रितु बोली, उन्हें न्यूज़ से पता चला है हमारी कंपनी के बारे में और उन्हें लगता है हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, इसलिए वो मना कर रहे हैं और अपने अपने पुराने पेमेंट भी मांग रहे हैं। जैसे ही सभी ने ये सुना, सभी के भाव बदल गए। प्रोजेक्ट मैनेजर की बात सुन जो कॉन्फिडेंस उनमें आया था वो कहीं गायब ही हो गया। अभी उनकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे गरीबी में आटा गिला। अब क्या करे, अगर ये खबर हमारे क्लिंटस तक पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी, एक आदमी ने कहा। सभी परेशान थे, सभी वहां चुपचाप बैठे थे, किसी के दिमाग काम नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा मटेरियल हमें कोई छोटी मोटी कंपनी भी दे नहीं सकती, क्या करे, काव्या ने परेशान होते हुए कहा। तभी रितु बीच में बोली, क्यों न हम किसी रेवल कंपनी से हेल्प ले? रितु की बात सुन सभी काव्या की ओर देखने लगे। काव्या सभी की निगाहें अपनी ओर पाकर कहा, कौन सी रेवल कंपनी इतनी बड़ी मदद करेगी हमारी, और किसके पास होगा इतना ज़्यादा मटेरियल? काव्या बोली। तो रितु फाटक से बोली, एपी टेक्सटाइल्स। ये नाम सुन सभी के चेहरे चमक गए। वही काव्या को अभय का चेहरा याद आया और उसकी हरकत, तो काव्या चिल्ला पड़ी, कभी नहीं उस नकचिड़े से कभी मदद नहीं मांगूंगी। काव्य की बात सुन सभी का चेहरा फिर उतर गया। फिर रितु ने काव्य से कहा, मैम ये आखिरी रास्ता है प्लीज़। रितु ने ये बात हाथ जोड़कर विनती की। सभी उसे उम्मीद से देख रहे थे।
ठीक है हम बात करेंगे, तुम अपॉइंटमेंट ले लो कल 2 बजे की, काव्या ने कहा। फिर मीटिंग खत्म कर सभी निकल गए। इंदौर राणा कॉर्पोरेशन अभी 1 बज रहे थे। राणा कॉर्पोरेशन के मीटिंग रूम में बहुत गंभीर माहौल था। सभी शेयर होल्डर और चेयरमैन भी वहां मौजूद थे। देखिए मिस्टर राणा, आप चेयरमैन हैं इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, पर ऐसे इतनी बड़ी बात छुपाना ये गलत है। आपको पता है इस खबर से हमें कितनी परेशानी हो सकती है, एक शेयर होल्डर ने कहा। देखिए मिस्टर अरविंद, हम जानते हैं ये गलत है, पर हमें भी इसकी खबर अभी हुए है इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई है, अनिरुद्ध राणा ने कहा। उनको भी ये खबर अभी न्यूज़ से पता चला था। ठीक है मिस्टर राणा, हम आपकी बात मानते हैं, तो आगे क्या, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, बोलिए कोई आइडिया है आपके पास, अरविंद शर्मा ने कहा। अरविंद शर्मा असफोमा के चेयरमैन है। असफोमा इंदौर की सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी फोमा कंपनी है। प्रताप फोमा के बाद ये एक सुलझे और अच्छे इंसान है। हमें इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हम पहले इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे और फिर एक्शन लेंगे, अनिरुद्ध ने कहा। ठीक मिस्टर अनिरुद्ध, हम आपको 48 घंटे देते हैं। अगर तब तक आप इस मामले को नहीं सुलझते हैं तो हम राणा टेक्सटाइल्स का सीईओ बदल देंगे, एक और शेयर होल्डर ने कहा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे। और रही बात राणा टेक्सटाइल्स की, तो मिस्टर ऋषि मल्होत्रा, आपको बता दूं आपके डैड ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप इस मामले में शांत रहे तो अच्छा होगा। अनिरुद्ध ने ये बात साफ और सपाट लहजे में कहा। वो साफ साफ ऋषि को चुप रहने को बोल रहे थे। सभी के सामने अपनी बेइज्जती सुन ऋषि को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपने गुस्से का घूंट पी लिया। ठीक है मिस्टर राणा, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, अरविंद ने कहा। और ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद मीटिंग खत्म हो गई और सभी चले गए। आखिर क्या करना चाहता है मोहन? क्या अभय सभी प्लेन फ्लॉप कर पाएगा? क्या काव्या अभय से बात कर पाएगी? अभय क्या काव्या की मदद करेगा? अनिरुद्ध क्या करेगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।